क्या हुआ? चालू है माइक? यहाँ से तो चालू है। कल की क्लास में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक नॉर्मल जानकारी, क्या वॉइस नहीं आ रही है। यहाँ से तो चालू है। हाँ भाई। कल की बात करूं तो मैंने आपको एक पाचन तंत्र के बारे में एक नॉर्मल जानकारी दी, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि हमको पाचन तंत्र में पढ़ना है कि भोजन का पाचन कैसे होता है, और उसके बारे में मैंने बताया था कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्टों के बारे में बता दिया था मैंने कि सबसे पहले मैंने कहा था आहार नाल के बारे में बात की थी। किसके बारे में? आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोला था। और उसमें मैंने कहा भी था आपसे कि आहार नाल की लंबाई सामान्यतः 10 मीटर, फिट में पूछे तो 32 से 33 फीट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा भोजन के जाने का रास्ता आपके शरीर में क्या है, या पाचन का रास्ता क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले भोजन मुख में आएगा, उसके बाद मुख गुहा में, फिर ग्रसनी में आएगा, फिर ग्रसिका में आएगा, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा या एनस के द्वारा उसको बाहर त्याग दिया जाता है। प्रोसेस थी। अगर मैं बात करूं नॉर्मली टॉपिक की बात करूं तो कल मैंने मुख व मुख गुहा को स्टार्ट कर दिया था। उसके बारे में कुछ बातें बताने के बाद मैंने आपको मुख गुहा में कहा मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट चीज अगर बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज चालू की थी, उसका नाम था दांत। और मैंने कहा था कि इसी को बोलते हैं टीथ। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे अगर मैं बात करूं, कल ही मैं आपको बता चुका था कि दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत की उत्पत्ति भ्रूण की परत एक्टोमीसोडर्म से होती है। साथ ही मैंने कहा अगर पूछा जाए कि मनुष्य में दांत दांत एक ये भी बोला कि दांत में ओशन प्रोटीन होती है, और मैंने ये भी कहा कि दांत मुख्यतः डेंटिन के बने होते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्थायी दांत परमानेंट टीथ या मोनोफायोडोंट या एक बार दंती दांत कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 12। द्विबार दंती दांत या अस्थायी दांत आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप बोलोगे 20। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि बहुबार दंती दांत किसमें पाए जाते हैं तो आप बोलोगे मेढक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट आता है एग्जाम की दृष्टि से। मैं अगर मैं बात करूं तो अगला था, मैंने कहा कि अगर पूछा जाए कि जबड़े की स्थिति के आधार पर मनुष्य में कैसा दांत पाया जाता है तो आप बोलोगे थीकोडेंट पाया जाता है। और अगर मेढक में दांत पूछे तो आप बोलोगे एक्रोडेंट पाया जाता है। लेकिन संरचना और कार्य के आधार पर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि मनुष्य में विषम दंती या हेट्रोडोंट दांत पाए जाते हैं, जबकि मेढक में समदंती दांत पाए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना बता चुका था। अब मेरी काम की बात सुनो। कल ही मैंने कहा था कि जब मनुष्य में चार प्रकार सॉरी मैंने कल ही कहा था कि जब मनुष्य में विषम दंती दांत या हेट्रोडोंट दांत पाए जाते हैं, इसका रीजन है क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? सबने सुने होंगे मेरे दोस्त नाम। सबसे पहला दांत जो पाया जाता है उस दांत का नाम होता है इनसाइजर। क्या होता है? इनसाइजर। दूसरे नंबर की दांत की बात करूं तो ये आपने सबने सुना होगा कि एक दांत होता है जिसका नाम होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। तीसरे नंबर की दांत की बात करूं तो तीसरे नंबर का एक दांत होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है प्रीमोलर मेरे दोस्तों। और एक की बात करूं, चौथे नंबर का एक दांत और होता है और उसका नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं मोलर। मेरी बात को क्लियर सुन लेना। सबसे पहले आपका काम होगा इनका इंग्लिश नाम ही याद रखोगे मेरे दोस्तों। पहला इनसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर। रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अगर इसको बात करूं इंसाइजर, इसी दांत को हिंदी में कहते हैं हम कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। कैनाइन की बात करूं तो इसी दांत को हम हिंदी में कहा जाता है रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। इसी को अगर प्रीमोलर की बात करूं तो इस दांत को कहा जाता है मेरे दोस्तों अग्रचर्वणक। ठीक है, और मोलर की बात करूं तो इसको मेरे दोस्तों कहा जाता है, इस दांत को चर्वनक दांत कहा जाता है।
कृंतक, रदनक, अग्रचर्मनक और चर्मनक। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, आपको इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा पेपर के अंदर। कभी कभी कृंतक आ जाए और कंफ्यूज हो तो ध्यान रख लेना, आप तो इंग्लिश में याद रखो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये बात और याद रख लो आप। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। जो हिंदी वाले हैं भी ये भी मत सोचो कि हमेशा मैं जो चीजें कभी कभी लिखवाता हूँ इसी हिसाब से, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको इंग्लिश में याद किया करो, सुविधा भी रहेगी, वरना कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत तो पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य में कौन सा दांत क्या काम करता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। सबसे अगर मैं बात करूं, पहला दांत होता है इंसाइजर। तो ये मनुष्य में दांत ऐसा है जो काटने का काम करता है। कौन क्या करता है, काटने का। कौन से होते हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, काटने वाले। लेकिन पहली बात यह है कि इंसाइजर दांत का मनुष्य में काम क्या है, काटने का। अगर कैनाइन की बात करूं तो ये दांत मनुष्य में अगर मैं बात करूं तो ये वो दांत है जो मनुष्य में चीरने और फाड़ने का काम करता है। एग्जाम में पूछने का तरीका ही मेरे दोस्तों ये होगा। एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य में कौन सा दांत है जो चीरने का और फाड़ने का काम करता है, तो आप बोलोगे कैनाइन होता है। कौन सा दांत होता है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन नीचे के दांतों की दोनों की बात करूं, प्रीमोलर और मोलर, ये दो ऐसे दांत है कि दोनों की दोनों दांत चबाने का काम करते हैं। तो कभी पूछा जाए कि मनुष्य में, पूछने का तरीका ही यही होगा कि मनुष्य में कौन सा दांत है जो काटने का काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, इंसाइजर। कौन सा दांत है जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, तो क्या बोलोगे, कैनाइन। कौन से दो दांत है जो चबाने का काम करते हैं, तो प्रीमोलर और मोलर, दो ऐसे दांत है जो चबाने का काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अगली बात सुनो। अगली बात करूं, एग्जाम में कौन से क्या होते हैं, इनका आंसर देने के लिए एक पॉइंट आता है एग्जाम के अंदर कि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र का मतलब दांतों का दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे मेरे दोस्तों 21-23/21-23/2। क्लियर है मेरी बात, लिखने का तरीका यही रहेगा। एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 21-23/21-23/2, इस तरीके से लिखा मिलेगा। अब मुझे बताओ, ये डेंटल फॉर्मूला ही है मेरे दोस्तों जो आपको ये बताएगा कि मनुष्य में कौन सा कितना दांत पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। बात को समझना, आपको कल की बात क्लास में मैं बता चुका था कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं, 32। अब देखो कैसे, 16 दांत तो मेरे दोस्तों ऊपर होते हैं और 16 दांत क्या होते हैं, नीचे। कैसे काउंट करते हैं, देखो इधर देखो, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 क्या हो गया, 8। 8 ही और 8 ही नीचे, इनको काउंट करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, इस तरीके से लिखा गया है इनको। बात को समझो, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, मतलब 16 दांत ऊपर हैं और 16 दो दांत नीचे। कैसे, सुनो, जो लिख रहा हूं वो देखना। पहले फर्स्ट नंबर की बात करो, केवल ऊपर नीचे। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, दोनों बार गुणा हो रहा है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो फर्स्ट नंबर का दांत है उसका नाम क्या है, इनसाइजर है। मतलब आपके सामने के जो 4 दांत ऊपर है और 4 दांत नीचे हैं, ये 8 दांतों की बात करूं, ये दांत ही हैं जो मनुष्य में किसका काम करते हैं, काटने का। अब तो सोच के ही देख लो भाई, आपके जो सामने के दांत है 4 ऊपर और 4, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है भोजन को काटने का। अगला देखो, सेकंड नंबर की बात करूं, एक एक पे आ जाओ। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, समझ लो, मतलब 2 दांत ऊपर, ठीक, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। अगर मैं बात करूं 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, अगर इनकी बात करूं तो ये कौन से हैं, तो इनको बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। और देखो आपने देखा भी होगा कि 2 नुकीले दांत ऊपर है और 2 क्या है, नीचे। और इनका काम क्या है, तो इन दोनों दांत, अगर सॉरी, इन दांतों का काम क्या है, तो इनका काम है चीरने और फाड़ने का। अरे 2 नुकीले दिख रहे हैं ना आपको, ऊपर 2 है 2 नीचे, तो उनको क्या बोलते हैं, कैनाइन। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पर कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर। इनके
जो आपके कैनाइन दांत थे नुकीले, उनके पीछे 4 ऊपर और 4 नीचे, आपको पता है वो काम काम क्या करते हैं, चबाने का। और कौन से हैं, प्रीमोलर। और लास्ट एंड फाइनल 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इन कौन से हैं, प्रोमोलर, सॉरी मोलर हैं, तो इनका भी काम क्या है, तो इनका भी चबाने का काम है। क्लियर है मेरी बात। बच्चों की बात करता हूं मैं, केवल वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं, या डायरेक्ट मनुष्य पूछ ले आप तो ध्यान रखना, तो क्या बोलोगे, 21-23/21-23 × 2। क्लियर। लेकिन बात को समझना मेरे दोस्तों, अगर कभी तुमसे ये पूछे जाए कि बच्चों में दांत कितने हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं, बच्चों में दांत पूछा जाए तो आप बोलोगे 21/21/2 होता है। बात को सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने, 21/2/21/2 अब एक बात को समझना इससे पहले, कल की क्लास में मेरे दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20। अरे बोला था क्या, अब काउंट करो आप, 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मतलब बच्चों में 10 ऊपर और 10 नीचे, टोटल मिला के दांत कितने हो गए मेरे दोस्तों, 20। क्योंकि कल ही कह दिया था मैंने कि बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20। अब देखो यहां कभी भी कोई पूछा जाए आपसे, देखो 2 और 1 ये सेम है, मतलब इंसाइजर और कैनाइन, इनकी बात तो एक ही है, लेकिन काम की बात क्या है, बच्चों में तीसरे नंबर का दांत नहीं है, और वो कौन सा दांत नहीं है, प्रीमोलर। तो एक बात तो ये आती है कि बच्चों में प्रीमोलर दांत पाया जाता। क्लियर है भाई बात। अगली बात सुनो, लास्ट एंड फाइनल देखो, इधर वाले पर गौर करना, थोड़ा समझने वाली बात है। इधर 3 3 है, इधर 2 2 दांत है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब देखो ये 2 2 वो 3 3, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाला मोलर भी अगर मैं बात करूं, उसकी लास्ट जोड़ी नहीं पाई जाती। यहां लास्ट जोड़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एक कम हुआ, एक एक कम का मतलब एक और होता तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, मतलब अभी तो 2 2 हैं, तो एक एक कम हो गया, मतलब 2 ऊपर से कम हो गए, 2 नीचे से कम हो गए, 4 दांत कम हो गए आपके। और आप सबको पता है कि वो मोलर की लास्ट जोड़ी वाला दांत होता है, उसकी बात करूं तो उसको अक्कल दाढ़ कहते हैं। अक्कल दाढ़ बोलते हैं क्या, या अक्कल दाढ़ की बात करूं तो इसी को कहा जाता है विजडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। क्लियर, याद रखना। तो कभी एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि मोलर के लास्ट जोड़ी वाले दांत को क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है आपको अक्कल दाढ़ मिले, उसकी जगह क्या बोल सकते हो, विजडम टीथ कहते हैं। कौन सा कहते हैं, विजडम। अब देखो एक बात समझना मेरी दोस्तों, होता क्या है एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, कभी कभी नॉर्मली अगर आपसे बात करूं अक्कल दाढ़ के बारे में, ये तो आप सबको पता है कि कब आती है, 18, देखो बच्चों में मैंने कहा नहीं होती है, होगी क्या, नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि अक्कल दाढ़ तो 18 साल के बाद आती है। आप कंफर्म नहीं कह सकते भाई, 18 साल के बाद कभी भी आ सकती है, 19 20 21 22 23 कभी भी आ जाए। इसलिए हमेशा मेरी बात को सुन लो मेरी बात, कि आपको तो इतना सा याद रख लेना है कि मोलर के लास्ट जोड़ी वाले दांत को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अक्कल दाढ़। केवल समझाया ज्यादा है, बात आपको 4 बातें बताई है खींच के मैंने। पहला, अगर पूछा जाए मनुष्य में कितने प्रकार के दांत है, 4। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपसे पूछा जाए मनुष्य में काटने का काम कौन सा दांत, इंसाइजर, चीरने फाड़ने का कैनाइन, चबाने का काम प्रीमोलर और मोलर। क्लियर है भाई बात। अब मेरी बात को सुनो, ये राजस्थान पुलिस वाले भी याद रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा जो रेलवे में होंगे, वो राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। और मजा तब आएगा मेरे हिसाब से, राजस्थान पुलिस के एग्जाम इससे रेलवे से पहले लग जाएगी। और ध्यान रखना, जो टॉपिक पढ़ा दिया और उनके उसमें आएगा एग्जाम में, 99% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रख लेना। बस फर्क कितना सा है कि आप कितना समझ के पढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही रेलवे की एग्जाम है, पहले इसलिए बोला जिससे आपको पता चल जाएगा राजस्थान पुलिस में क्या, आराम से समझ के पढ़ लो एक बार, रटो कम। आप इसको इस तरीके से ही पढ़ो कि हमारा रिवीजन हो रहा है। समझ में आया ना। तो इसलिए हमेशा याद रखो, एक अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का दंसूत्र 21-23/21-23 × 2, बच्चों का पूछे तो 2102/2102 × 2, ऐसे ही याद रखोगे आप मेरे दोस्तों। और अगर पूछा जाए कि मोलर के लास्ट जोड़ी वाले दांत को अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसको बार बार मत कहो, चाहे पटवारी हो कोई भी एग्जाम। 100% बोल रहा हूं, आप चिंता मत करो, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं और जिसके जो टॉपिक सिलेबस में, सबके सिलेबस में है ये। आप पटवारी नहीं, एसएससी नहीं, कोई भी आए, कोई भी एग्जाम, कोई भी, कितनी भी, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, कितने भी लेवल की हो, मैं कह रहा हूं बाहर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। और बाहर जाने का मतलब आप समझ ही लो यार, आप खूब पढ़े लिखे हो, आराम से इधर उधर देख लिया करो आप क्या पढ़ रहे हो। कोई एनटीपीसी का तो बैच ही चल रहा है मेरे दोस्तों। ओके भाई, चलो, अब मेरी एक बात को और सुनना। मैं कुछ बातें बताता हूं जो रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी वगैरह में बहुत बार पूछी गई हैं, जिनको याद रखना। इन दांतों से संबंधित एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको याद रखने वाली बात है। एक बात तो हमेशा समझ लो एग्जाम में, एक पॉइंट पूछा जाता है, एक बात को समझना है ना। एक बात याद रखना कि कभी पूछा जाए कि शाकाहारी जंतु कार्निवोरस होते हैं, अगर पूछा जाए कि शाकाहारी जंतु में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो आप बताओ चीरने फाड़ने वाले दांत की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। कैनाइन नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? कैनाइन। क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम के लिए, ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि शाकाहारी जंतुओं में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो क्या बोलोगे? कैनाइन। एक रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि हाथी में जो बाहर निकला, अब तो सबको पता है इस बात का, बात काम की तब होती है जब एग्जाम में पहले सबको पता हो इस बात को, ठीक है ना। तो अगर कभी पूछा जाए, पर्सनल बैच का देखो, अभी तो आप इसको पढ़िए है ना, तो कभी पूछा जाए कि शाकाहारी जंतुओं में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो क्या बोलोगे? कैनाइन। अगली बात, हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, वो मेरे दोस्तों कौन सा होता है? जल्दी बताओ, आप आंसर दो, हाथी में बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होता है? इसको 2120 मत लिखो, आप 2102 ही लिखो। कुछ लिख रहे हैं कि सर 2120 लिख देते हैं, गलत बात है भाई, 2102 लिखो आप। हाथी में बताओ कौन सा है? कुछ लोग रहे हैं कृंतक, एक लिख रहा है इंसाइजर, हिंदी में ही दोनों बात एक ही है। चलो, कैनाइन। राजेश मीना लिख रहा है कैनाइन। इंसाइजर, इंसाइजर। कुछ लोग रदनक भी लिख रहे हैं। कैनाइन, रदनक, अरे इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई, ज्यादातर तो इंसाइजर ही लिख रहे हैं मेरे दोस्तों। हाँ, इंसाइजर। हाँ, तो ध्यान रख लो इस बात को, कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, अगर मैं बात करूं वो कौन सा दांत होता है, तो मैं आपको क्लियर रूप से कह दूं कि हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत होता है वो इंसाइजर होता है। क्या होता है? इंसाइजर। लेकिन काम की बात याद रखना, कभी पूछा जाएगा, ऑप्शन में दो दे देगा, इंसाइजर का प्रथम जोड़ी या दूसरी जोड़ी, तो इंसाइजर का प्रथम जोड़ी बाहर नहीं निकलता है। कौन सा निकलता है? दूसरी जोड़ी वाला निकलता है। एग्जाम ऐसे ही करता है भाई, एग्जाम में चीजें, भाई उसको भी पता है, वो एग्जाम लेने वालों को ये बहुत पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में ऐसा कर देगा, इंसाइजर का प्रथम जोड़ी के दूसरी जोड़ी, तो क्या बोलोगे? दूसरी जोड़ी। क्लियर है भाई बात? तो शाकाहारी जंतुओं में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? कैनाइन। अगर पूछे हाथी में बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे? इंसाइजर होता है, और इंसाइजर का भी कौन सा होता है? दूसरी जोड़ी वाला दांत होता है। क्लियर? मैं एक बात और बता दूं, कभी आप ध्यान रख लेना, एक तो पक्षी के अंदर, एक कछुआ के अंदर, मैं क्लियर बता दूं है ना, और एक और लिख दूं मैंने आपको, ये लिख इसलिए नहीं रहा हूं दांतों की वजह से, बिल्कुल, कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूं, कभी कोई चीज अपन पढ़ते हैं किस लिए, काम किस लिए आ जाए। आपने कभी हिप्पोकैम्पस सुना है क्या? नहीं सुना हो तो ये भी एक प्रकार की मछली होती है, लेकिन इसका एक साधारण नाम भी होता है, दूसरा नाम भी होता है, इसी को समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा भाई कि समुद्री घोड़ा किसको बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस को। या कभी पूछ भी लिया जाए ना कि हिप्पोकैम्पस किस वर्ग में आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रुप डी और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस वर्ग में आता है, तो क्या बोलोगे? पिसीज वर्ग में आता है। किस में आता है? पिसीज। ध्यान रखना, पिसीज में कौन आती है? मछली। सर ये तो घोड़ा है, घोड़ा नहीं है। इस
होती मछली है लेकिन इसका सिर घोड़े जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, समुद्री घोड़ा। तो क्लियर याद रख लो मेरे दोस्तों, कभी पूछा जाए कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है, पिसीज। आपको समझ में आ रहा है कंफ्यूजन? अगर घोड़ा सुनते ही दिमाग में मैमल्स जाएगा, घोड़ा मैमल्स में आता है, लेकिन समुद्री घोड़ा किस में आता है, पिसीज वर्ग में आता है मेरे दोस्तों, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं समुद्री घोड़ा को, हिप्पोकैम्पस। अब मैं क्या बोल रहा था कि पक्षी, कछुआ और हिप्पोकैम्पस ये एक ऐसे हैं तीनों कि इन तीनों के अंदर दांत अनुपस्थित होते हैं मेरे दोस्तों। दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब इन तीनों के अंदर दांत पाए नहीं जाते। हाँ ये याद रखना मेरे दोस्तों, कछुए में दांत नहीं पाए जाते। मैं फिर बोल रहा हूं, कछुए में क्या नहीं पाए थे, दांत। कुछ लोगों ने एक बार मुझसे कहा था कि सर मैंने कछुए के मुंह में हाथ दिया तो मेरे उसने काट लिया। वो काट लिया, ये बात सही है। फिर आप पूछोगे सर क्या हुआ ऐसा, तो ऐसा इसलिए हुआ कि उसके गले के नीचे वाली हड्डी होती है जो नुकीली होती है, वो दांत नहीं होता, वो टच करती है कभी कभी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसने काटा है। तो ये बात याद रख लेना कि पक्षियों में तो दांत ही चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो पक्षी, कछुआ और हिप्पोकैम्पस तीन ऐसे हैं जिनमें दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी। अरे नोट्स क्यों आप इतना लगाते हो टाइम नोट्स बनाने में? आप, आपके पास वीडियो है काम की, जो नोट्स रखे हैं उनको पढ़ो, साथ में वीडियो को देखते रहो, जो काम की चीज है वो देखो। यहीं पढ़ने की कोशिश करो मेरे। हाँ रोग पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, एक एक बात रिपीट कर दो सर। हाँ देखो मेरे दोस्त, अगर पूछा जाए कि शाकाहारी जंतु में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, कैनाइन। हाथी में बाहर निकला हुआ दांत कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इंसाइजर। लेकिन इंसाइजर का भी कौन सी जोड़ी, दूसरी जोड़ी। और कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है जिसमें दांत अनुपस्थित होता है, तो किसी ना किसी किसका नाम मिल सकता है, पक्षी का, और क्या बोला, कछुए का, और क्या बोला, हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा। इनके अंदर दांत अनुपस्थित होते हैं, दांत पाए नहीं जाते। क्लियर है भाई बात? अगली बात सुन लो, तो ये ध्यान रखना इस बात को। तो ये मैंने आपको मेरे दोस्तों डिटेल से दांतों के बारे में बता दिया है, और आपको कम से कम इनके बारे में आना चाहिए। वैसे घोड़ा जानते हो क्या, ये जितने भी स्थलीय जंतु है ना, स्थलीय स्तनधारी मैमल्स वर्ग में जो आते हैं, स्थलीय जो स्थल पर पाए जाते हैं, उनमें सर्वाधिक दांत जो होते हैं वो घोड़े में ही होते हैं, 44 दांत होते हैं। मैं स्थलीय की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मली आप देखते हो स्थलीय जंतु, उनमें अगर मैं बात करूं सर्वाधिक दांत किस में होते हैं, घोड़े में होते हैं। और कितने होते हैं, अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर अगर दांत बात करूं तो कितने होते हैं, 44 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 44। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो ये बात आप क्लियर रूप से याद रखना। अगली मेरी बात सुनो, ये तो मैंने आपको डिटेल से, कल से मैं एक टॉपिक के बारे में आपको दो चार चीजें बातें बताई जाती है दांत के बारे में, लेकिन कम से कम जितनी भी लाइनें बताई है मैंने, ये बहुत पूछी गई क्वेश्चन है एग्जाम में, और ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं बात करूं दूसरी, तो दांत के बाद देखो हम पढ़ रहे थे मुख गुआ, क्या पढ़ रहे थे, मुख गुआ। तो मुख गुआ में पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट था वो दांत था, लेकिन इस दांत के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो इसके अंदर आता है जीभ। अरे क्या आता है, जीभ, जिसको हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में कुछ बातें पूछ ली जाती हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, बहुत पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जीभ के बारे में, कि जीभ कैसी होती है, तो क्लियर याद रखना, ये पेशीय होती है। अरे कैसी है, पेशीय, मसल्स की बनी होती है, कोई हड्डी वड्डी नहीं पाई जाती, आपको पता है। अगर मैं बात करूं तो एक पेशीय अंग है जीभ। जीभ के बारे में याद रखना एक बात, नॉर्मली अगर बात करूं तो एक रोग लिख रहा हूं यहां पर, और उस रोग का जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि कभी आपसे पूछा जाए कि एक रोग होता है कि ग्लोसाइटिस रोग का संबंध किससे होता है, मैंने लिख दिया नीचे, ग्लोसाइटिस रोग का संबंध किससे होता है मेरे दोस्तों। तो क्लियर याद रखना, ग्लोसाइटिस रोग का संबंध क्या होता है, जीभ से होता है, क्योंकि इस रोग के अंदर क्या होता है, जीभ में स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन। तो कभी पूछा जाए, अगर मैं बात करूं कि ग्लोसाइटिस रोग का संबंध किससे, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन को साथ में बताता चलूंगा, आपको ध्यान रख लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप मन लगा के क्लास में ही पढ़ लोगे मेरे दोस्तों, तो आपको किसी बुक की, किसी के क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सबको यही करवा दूंगा जितनी बुकों में क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक के, बशर्ते आप कितना दिमाग से पढ़ते हो। तो कभी पूछा जाए कि ग्लोसाइटिस रोग का, आगे आएगा यह रोग कब होता है, यह विटामिन बी टू की कमी से होता है। मैं जब विटामिन पढ़ाऊंगा तब इसको रिपीट भी करूंगा, ध्यान रखना। अगली बात सुनो,
अगर जीभ की बात करूं तो जीभ के बारे में याद रखना कि जीभ के अंदर 9000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो इन्हीं को बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्लियर। तो कभी पूछा जाए कि जीभ में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, 9000, लेकिन मेनली हम 4 स्वादों की बात करते हैं। ठीक है, देखो सुनो कैसे। ये कोई जीभ है ना, और इस जीभ का जो आगे वाला पोर्शन होता है ये मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मली हमको कैसे मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ये ध्यान रखना है ना, कैसे मीठे का। अगर मैं बात करूं ये साइड वाले किनारे, ये वाले दोनों साइड के, ये कैसे स्वाद का अनुभव कराते हैं, तो साइड के किनारे खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। कुछ लोग इसको नमकीन लिखा देते हैं, लेकिन एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, आप तो ध्यान इसी को रखना भाई। ठीक है, कि जीभ के किनारे किस स्वाद का अनुभव कराते हैं, तो आप बोलोगे खट्टे। एसएससी में इस तरीके से पूछा था, आप बता भी दूं क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, कि उसने कहा था कि नींबू के स्वाद का अनुभव जीभ का कौन सा भाग कराता है, तो साइड वाला भाग, या साइड ना लिखकर इसको ऐसे भी लिख सकता है हिंदी में, पार्श्व भाग। कौन सा भाग? पार्श्व। इस मीठे के पीछे वाला भाग, ये वाला भाग, ये कैसा होता है, तो ये नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। अरे किसका? नमकीन। और जीभ का ज्यादातर जो पीछे वाला भाग होता है, अगर मेरे दोस्तों बात करूं, तो ये कैसे स्वाद का अनुभव कराता है, तो जीभ का ज्यादातर पीछे वाला भाग होता है, वो कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। कैसे का? कड़वे। क्लियर बता दो, अगर मैं बात करूं, मैंने क्लियर रूप से बता दिया है। आगे वाला अग्रभाग मीठा, साइड वाले या पार्ट्स वाले भाग कैसे? खट्टे। मीठे से पीछे वाला कैसा है? नमकीन, या मध्य भाग बोल सकते हो। ज्यादातर पीछे का भाग कैसा होता है? कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है मेरी बात। अगर मैं बात करूं, मेरी बात को गौर करके सुनना। देखो आप नोट्स बनाए क्या सर? अरे आपकी मर्जी है, ये इस पे डिपेंड करे। देखो नोट्स बनाने का तरीका क्या है, अब ऐसे लिख लिख के एक को मत बनाओ। जब मैं साथ में पढ़ा रहा हूं, 3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो तुम्हारा काम है एक रफ कॉपी लीजिए। रफ का मतलब रफ मत समझिए, एक रफ कॉपी लीजिए केवल साइंस की। उस कॉपी के अंदर जब मैं साथ, देखो पढ़ने, देखो एक बात सुनो, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ते सब है, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। ठीक है, पढ़ते सब है, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में दिल से पढ़ते हैं लेकिन रह जाते हैं एग्जाम में। लेकिन एक तो सुनो, पढ़ने का तरीका भी होता है, और हमको उन लोगों का जिनका सिलेक्शन होगा, उनका तरीका हमसे थोड़ा सा वेस्ट होता है, वो उसी को ढूंढना होता है। उनको पता होता है हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमको कहां हमको टाइम बर्बाद करना है, कहां नहीं करना है। ये बात ध्यान रखो। आपका काम क्या है, एक रफ कॉपी लो, साथ में जैसे मैं से लिखता जाता हूं, तो वैसे इस टॉपिक को उतना उतना लिखते चलिए साथ में। ठीक है, जब कोई दिक्कत आए, तुम्हारे पास वीडियो, उसको निकाल के देख लीजिए। इससे अच्छा क्या मिलेगा बताओ आप? साथ साथ में मेहनत करते रहे, खुद थोड़ी खुद मेहनत करने की। अगर मैं बात करूं, सर जी मेरी पेमेंट, अरे हो जाएगी, क्यों रोता क्यों, टेंशन मत कर। ठीक है, होगा कुछ ना कुछ तो तेरा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कभी पूछा जाए कि जीव कैसा है? पेशी है। ग्लोसाइटिस रोग का संबंध किससे है? जीव से। कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? 9000। एक कभी इनमें कंफ्यूज मत हुआ, कहीं 9000 मिल जाए 10,000, तो लगभग इतनी होती है। अगर पूछे जीव का अग्रभाग कैसा होता है? मीठा। साइड वाले भाग कैसे होते हैं? खट्टे। मीठे से पीछे वाला नमकीन, और ज्यादातर पीछे वाला भाग कैसा होता है? कड़वा। तो ये कम से कम इतना। देखो एक बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, याद रखना, मैं अभी बता नहीं रहा हूं उसको। एक बार फूड एफसीआई में एसएससी के अंदर एक पूछा गया क्वेश्चन था जीव से संबंधित। ठीक है, क्या पूछा था मैं आगे आमा से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि अभी उस शब्द के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो पूछने का सेंस समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो क्यों एग्जाम, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं चीजें वही रहेंगी, क्या चेंज करेगा? अब क्या चेंज करेगा वो, उसको भी पता है मेरे दोस्तों को, मीठे स्वाद का अनुभव कौन कराता है, खट्टे का, सबको पता है। अब वो ऐसी चीज देगा कि जिसका आंसर तो यही पूछेगा, लेकिन पूछने का तरीका चेंज किया, जैसे उसने एफसीआई के एग्जाम में चेंज किया था। मैं आगे बताऊंगा आपको, जब वो शब्द आएगा तभी मैं वही बताऊंगा। तो अभी जीव का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस वाले का पार्ट का, जल्दी लो। कंप्लीट। अब मेरी बात को सुनो, ये जीव है। अगर मुख्य गुहा की बात करूं,
तो मैंने पहले ही कहा था कि इस मुख गुहा में तीन चीजें थी। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ा आपने दांत, सेकंड आपने इस मुख गुहा के अंदर जो पढ़ा था वो जीव के बारे में, और तीसरी मैंने बात बोली है कि इस मुख गुहा के अंदर एक ग्रंथि आकर खुलती है और उस ग्रंथि का नाम क्या होता है, तो उस ग्रंथि का नाम होता है लार ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, मेरी बात को समझना। मैंने कहा पहला क्वेश्चन क्या बोला, लार ग्रंथि। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लार ग्रंथि कहां खुलती है, तो आप बोलोगे लार ग्रंथि खुलती है मेरे दोस्तों मुख गुहा या वक्कल कैविटी में। देखो सुनो, जब टॉपिक को डिटेल से और तरीके से पढ़ोगे ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना कभी भी कि लार ग्रंथि कहां खुलती है, क्या होता है, कौन सी, तो अपने आप आंसर देते चलोगे। आप पहले ही पढ़ रहे हो, टॉपिक का नाम बोला था मुख गुहा, और मुख गुहा में तीन चीजें बताई हैं। तो सबसे पहले कि लार ग्रंथि कहां खुलती है, तो आप क्या बोलोगे, मुख गुहा में। अगली बात, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो क्लियर याद रखना, तीन नहीं होती, तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितने जोड़ी, तीन। आप पूछोगे कौन कौन सी, अब इंपॉर्टेंट बात है भाई। तीन जोड़ी लार ग्रंथियों में बात करूं तो एक लार ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, लिख दिया मैंने। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक लार ग्रंथि होती है, सब इंग्लिश नाम ही है, और उसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं सब लिंगवल लार ग्रंथि। और एक की बात करूं तो एक लार ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है सब मैक्सिलरी, लेकिन कभी कभी मैक्सिलरी नहीं मिले तो इसकी जगह सब मैंडिव्यूलरी भी लिखा मिल सकता है। कंफ्यूज मत होना, मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूं जिससे कंफ्यूज नहीं हो। मैंने कहा कितने जोड़ी लार ग्रंथि है, तीन जोड़ी। कौन कौन सी, पैरोटिड, सबलिंगवल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी, एक ही नाम है इनका। अब सुनो मेरी बात, कभी एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी लार ग्रंथि है या नहीं, तो याद रखना मनुष्य में ये तीन लार ग्रंथि पाई जाती हैं, और जोड़ी होती हैं तो दो दो पाई जाती हैं, ध्यान रखने वाली बात। अगर पैरोटिड लार ग्रंथि की बात करूं तो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यह शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। मैं क्लियर कर रहा हूं, हर बात को ध्यान रख लेना। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पैरोटिड होती है। कौन सी होती है, पैरोटिड। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए, एक बात याद रख लेना, आपने एक रोग सुना है, रोग पढ़ाऊंगा तब इस बात को यहां लिख दूं एक बार, एक रोग आता है मम्स, नहीं सुना? ये नहीं सुना हो तो इसका एक नाम और बता दूं, इसी को बोलते हैं गलसुआ, सुने हैं क्या? गलसुआ सुना हो या कनफड़े, मैं आगे रोग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये एक वायरस जनित रोग है भाई, मम्स कि गलसुआ, इसके आपके यहां सूजन आ जाती है, आपने सुना हो तो वो सूजन आती है ना, तो कभी पूछा जाए कि मम्स या गलसुआ रोग के अंदर सूजन किस में आती है, तो किस में आती है, पैरोटिड लार ग्रंथि में। किस में, पैरोटिड। होता क्या है मेरे दोस्तों कि आपके ये जो कान है, इन कानों के पास से निकलती हुई ये पैरोटिड लार ग्रंथि यहां आती है, और इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में मेरे दोस्तों क्या आ जाती है, सूजन। क्लियर है भाई बात। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, पैरोटिड। कभी पूछा जाए कि गलसुआ या मम्स के अंदर वो सूजन आती है, वो किस लार ग्रंथि में आती है, पैरोटिड। और एक बात अगर बात करूं, ये याद रख लेना, कभी पूछा जाए कि सर्प में जो विष ग्रंथि होती है ना, टॉक्सिक ग्लैंड, विष ग्रंथि होती है, अगर मैं बात करूं वो भी कौन सी होती है, तो क्या याद रखना, पैरोटिड ही होती है। ये पैरोटिड है जो विष ग्रंथि में रूपांतरित होती है। तो कभी पूछ भी लिया जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि सर्प में विष ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या बोलते हो कि पैरोटिड। ये मैंने अभी बता दिया कहां से निकलती है, तो कानों के पास से निकलती है। क्लियर है भाई बात, ठीक है। सबलिंगवल लार ग्रंथि की बात करूं तो इसके बारे में याद रखना, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, सब लिंगवल होती है। हर लाइन का क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में बिल्कुल डिटेल से। मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे छोटी लार ग्रंथि पूछे तो क्या बोलोगे, सबलिंगवल। एक्चुअल में ये कहां निकलती है, जो आपकी जीभ है ना, उसके नीचे या निचले जबड़े से निकलती है सबलिंगवल। किससे, निचले जबड़े से।
यहीं लिख दूं इसमें, इधर लिख रहा हूं, है ना। निचले जबड़े से। और सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलरी बात करूं तो इसके बारे में एक बात याद रख लेना कि ये कहां से निकलती है। तो याद रख लेना, ये पीछे की साइड जो जबड़े हैं उन जबड़ों के संधि तल से निकलती है। जबड़ों के संधि तल से अंतर है भाई। ये निचले जबड़े में बोल तो रहा हूं लेकिन जीभ के नीचे बोल रहा हूं सबलिंगवल को। और ये दोनों जबड़ों का जो लास्ट वाला संधि तल है जुड़े हुए हैं, वहां से निकलती है कौन सी, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल। जगह बता दिए, कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए पूछ ले तो ध्यान रखना, और नहीं भी याद रहे ना मेरे दोस्तों तो आप 4-5 बातें जरूर याद रखना। एक, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछे तो क्या बोलोगे, पैरोटिड। सबसे छोटी लार ग्रंथि पूछे तो क्या बोलोगे, सबलिंगवल। ये तो याद रखना ही है क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि मम्स या गलसुए में सूजन किस में आती है, पैरोटिड लार ग्रंथि में। और कभी पूछा जाए कि सर्प में विष ग्रंथि कौन सी है तो भी क्या बोलोगे आप, पैरोटिड। और पैरोटिड कहां से निकलती है, कानों के पास से, निचले जबड़े से, सबलिंगबल। और जबड़ों के संधि तल से कौन सी निकलती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी निकलती है। ठीक है। लार ग्रंथि कहां खुलती है, मुगुआ में, वक्कल कैविटी में। और कितने जोड़ी होती है, तो 3 जोड़ी। अब क्या काम होता है, क्या होता है, मैं डिटेल से बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, गलगंड नहीं कहते भाई, ये गलसुआ है, गलगंड अलग है। वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। अनीता मीना लिख रही है गलगंड नहीं सर, गलगंड नहीं कहते, वो आगे बताऊंगा। ठीक है। हाँ, जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, कुछ लोगों को एडमिशन की प्रॉब्लम है, वो जो आपको नंबर दिया था सर ने उस पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, किन किन का नहीं हुआ है वो अपने आप टेक्निकल, मेरे मुझसे कहने की बजाय टेक्निकल टीम को बताओ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पता चल जाएगा आपको। थोड़े बहुत ही रह गए हैं, ज्यादातर सबका हो गया है। ठीक है। आज शाम तक सबका कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, टॉन्सिल, हाँ बिल्कुल, मम्स बोलो, गलसुआ बोलो, और ये सही लिख। चलो, इसी को टॉन्सिल बोलते हैं, टॉन्सिल बोल दो, या इसी को कनफड़े भी कहते हैं। ठीक है। थायराइड अलग है भाई, वो गलगंड रोग अलग है, ये गलसुआ लिखा है, अंतर समझो। ये ही नहीं करना है तुमको, एक दिमाग मत लगाना एग्जाम में, ये गलसुआ और ये कौन सा गलगंड एक दूसरे नहीं, ऐसे हाथ पैरों को मत चलाना एग्जाम के अंदर। ये याद रखना, जो बताया है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, चलो। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला मैं बात करता हूं आपसे, मैं बहुत टाइम दे देता हूं आपको, इसलिए थोड़ा सा सोच लिया करो पढ़ने से पहले कि ये हाँ चीजें क्या है जिससे याद रह जाए, ठीक है ना, इसलिए देता हूं मैं आपको टाइम। अगली बात मेरी थोड़ी गौर करके सुनना। ये तो मैंने आपसे कह दिया कि लार ग्रंथि मुखगुहा में खुलती है, 3 जोड़ी होती हैं। और ये इन लार ग्रंथियों के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। अब इन लार ग्रंथि की बात करूं तो इस लार ग्रंथि के बारे में एक बात याद रखना कि इस लार ग्रंथि से क्या स्त्रावित होता है, तो इससे स्त्रावित होगा लार रस। स्त्रावित का मतलब सीक्रेशन होना, जिसको सैलाइब्री जूस कहते हैं। क्या स्त्रावित हुआ, लार रस। इस लार रस के बारे में एक बात याद रखना कि इस सैलाइब्री जूस के अंदर मेनली 2 चीजें होती हैं। एक तो नॉर्मली होता है जल, क्या होता है, जल। और एक होते हैं एंजाइम, होने को लवण भी होते हैं, लेकिन आप मेनली 2 बातों की चीजों के बारे में सुनोगे। मैंने कहा कि सैलाइवरी जूस या लार रस के अंदर मेनली 2 चीजें होती हैं, एक जल होता है और एक क्या होता है, एंजाइम। और मैं बता दूं, इस लार रस के अंदर लगभग 99.5% मात्रा किसकी होती है, जल की होती है। और 0.5% के अंदर क्या आते हैं, एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं, एंजाइम। तो कभी पूछा जाए कि लार रस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है तो क्या बोलोगे, जल की। अगली बात सुनो, एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा आपसे, कभी भी ये पूछा जाए कि लार रस के पीएच का मान कितना होता है तो आप बोलोगे 6.8 होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो बार बार मत पूछो इस बात को, मेरा कब होगा, हो जाएगा। जिन्होंने फी पे कर दी है उनका एक का भी एडमिशन नहीं बचेगा, आज शाम तक हो ही जाएगा सबका, ये क्लियर बता रहा हूं, ठीक है ना। अगली बात सुनो,
कभी भी पूछा जाए कि लार रस का पीएच कितना होता है तो क्या बोलोगे? 6.8 होता है। 6 पॉइंट क्या होता है? 8। बहुत पूछा। वैसे ये भी बता दूं, एक दिन में एक दिन में लगभग कितना लार रस स्थापित होता है? तो लगभग 1.5 से 2 लीटर होता है। 1.5 से कितना? 2 लीटर। आप एक दिन में इतनी लार निकालते रहते हो मुंह में, कितनी? लगभग बोला 1.5 से 2 लीटर। अब देखो सुनो, पीएच का मान कभी एग्जैक्ट आंसर देना हो ना, लारस का पीएच 6.8 देना। मैंने लगभग कितना हो सकता है? तो लगभग हो सकते हैं बस 6.5 से ये 7.2 तक हो सकता है। 7.2 तक मतलब हल्का। देखो एक बात बताओ, ये कैसा हुआ? हल्का अम्लीय हुआ कि नहीं हुआ? या मैं ये कह सकता हूं बीक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई, क्योंकि 7 से कम है, और 7 से कम क्या होता है? एसिड, अम्लीय। लेकिन 6.8 है, और मैंने कहा पीएच का मान बढ़ने पर अम्लता घटती है, इसलिए हल्का कैसा होगा? अम्लीय। लेकिन एक स्केल बात करूं कितना होता है लगभग, तो 6.5 से 7.2 तक होता है लारस का पीएच। लेकिन कभी एक आंसर देना हो तो आप आंसर दोगे लारस का पीएच कितना होता है? 6.8। ठीक है मेरे दोस्तों, अगली बात सुनो, मैं फिर बोल रहा हूं। लाल रस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। और लगभग कितनी होती है? 99.5%। और क्या होते हैं? तो क्या बोलोगे? एंजाइम। अब मेरी बात सुनो, काम की बात यही आती है कि इस लाल रस्म के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक काम कर लो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं डिटेल से एंजाइम बता दूंगा आपको, जिससे दिक्कत नहीं होगी, फिर बोर्ड पर लिखने में दिक्कत आती है, फिर जल्दी करो। हाँ मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जल्दी करो, बस कुछ नहीं करना। लार ग्रंथि, लार रस, जल और ये। ओके, अगली बात सुनो। मैंने कहा इस लार रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि एग्जाम में इन एंजाइमों को बहुत पूछा जाता है आपसे कि लार रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं, पहला जो एंजाइम लार रस के अंदर पाया जाता है उसका नाम होता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन, सुना होगा। दूसरा पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो मैं बता दूं, उस एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। और तीसरा एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है मेरे दोस्तों? तो तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोला जाता है लाइसोजाइम। हाँ हाँ हाँ। स्पीड स्लो करूं क्या? चलो चलो कोई नहीं। अगर मैं बात करूं कि लाल रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। देखो एक बात बता दूं आपको, स्पीड नहीं, अभी क्या मैं थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा भावुक हो जाता हूं, समझ लो मेरी बात। क्योंकि आपको पता है कि इतनी जल्दी हैबिट चेंज नहीं हो सकती ऑनलाइन की, मैं आपको क्लियर रूप से बता दूं, क्योंकि ज्यादातर अभी ऑफलाइन की आदत है। ऑफलाइन में ज्यादा स्टूडेंटों को एक साथ सामने पढ़ाने की आदत है। तो जब अकेले कमरे में पढ़ाते हैं तो आदमी, आपको पता होगा कि क्या फीलिंग होती है एक बार में। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुर्दा नहीं होता क्या, मुर्दों को पढ़ा रहे हैं। आज फीलिंग होती है, जब मैं क्लास में कभी कभी बोलता था लोगों के कि मुर्दे मत बनो, लेकिन आज मुझे खुद को फीलिंग हो जाता है कि यार मुर्दों की तरह ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक कमरे में मैं ही बोलता रहता हूँ और आप लोगों को सुनता, आपको इस कमेंट से ही देखता रहता हूँ। अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी कभी कभी स्पीड जल्दी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड ये भी होता है कि कभी कभी मैं ये भी सोच के चलता हूँ जितना ज्यादा पढ़ा दूं उतना अच्छी बात है, ठीक है ना, इसलिए आप करो। तो मैंने क्या बोला, एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम के बारे में याद रख लेना। 3 एंजाइम है, एक टाइलिन, एक एमाइलेज और एक लाइसोजाइम। अब देखो, कुछ बातें ऐसी होती है एग्जाम की दृष्टि से या आपके समझने की दृष्टि से, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछता है। लेकिन आप क्या करते हो कि जब आप क्वेश्चनों को डायरेक्ट पढ़ते हो तो आपको ये समझ में नहीं आ पाता है वो क्या पूछना चाह रहा है। अब देखो सुनो, मैं ये कहूं कि ये लाल रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से? टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। क्या ये तीनों एंजाइम मुख्य गुहा में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? जल्दी बोलो आप, यस और नो में आंसर देना। क्या ये तीनों एंजाइम मुख्य गुहा में पाए जाते हैं कि नहीं? यस या नो, जल्दी आंसर दो। माल्टेज अलग जगह आएगा मेरे दोस्तों, ऐसे यही तो तुम्हारी गलतियां दूर करनी है। ये माल्टेज कहां से आ जाएगा यहां पर, ये नहीं करना है। अरे बिल्कुल, माल्टेज को छोड़ो, एक बार लिखा करो एक बात को, है ना, ये वैसे बार बार नहीं। चलो यस और नो बताओ, मुख गुहा में पाए जाते हैं क्या? यस 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 यस।
यस यस सर, बिल्कुल यस बिल्कुल। एक आ गया बीच में, नो वाला भी आ गया, है ना, ये बस ये नहीं कर, नो कुछ लोग अब तो दो चार आ गए, वेरी वेरी गुड। नो 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 यस। देखो गलत बात। अब यही तुमने क्या गलती की, वही चीज तुमको बता रहा हूं, वही यस वालों को बता रहा हूं, वही नो वालों को बता रहा हूं, लेकिन कुछ यस लिख रहे हैं, कुछ ज्यादातर 90% यस वाले हैं, लेकिन कुछ नो तो है ना। उन नो वालों के लिए सुनो, एक बात सुनो, आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा लार रस में ये एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब मुझे बताओ कि लार रस या लार ग्रंथि खुल, मैं कहां बोल रहा हूं, कहां पर थी, मुख गुहा में। तो जो एंजाइम लार रस में पाए जाएंगे वो मुख गुहा में भी तो पाए जाएंगे ना, बात तो एक ही है। यही तो क्लियर करना है, और यही इसीलिए तो मैं आपको डिटेल से एक एक चीज बता रहा हूं कि जब इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आए तो तुमको कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन, बहुत बार रेलवे एसएससी के पेपर उठा के देख लेना, एग्जाम में बहुत पूछता है कि लार रस में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले एक ही ऑप्शन में मिलता था, टाइलिन ज्यादातर पाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो तुमसे पूछेगा कौन सा नहीं पाया जाता है, और उस स्थिति में तीन पता होना चाहिए कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आप तीनों को याद रखोगे, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम तीनों ही पाए जाते हैं। अगली बात सुनो, इस टाइलिन और एमाइलेज की बात करूं, जो मुख गुहा में पाए जाते हैं, जो लाल रस में पाए जाते हैं वो मुख गुहा में भी, तो ये टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जब मुख गुहा में भोजन आता है, अभी तक भोजन का पाचन नहीं हुआ था, अब ये एंजाइम भोजन का पाचन करेंगे। और ये टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं कि जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होता है, अरे क्या होता है, स्टार्च, इस स्टार्च को बदल देते हैं, वो माल्टोज में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग माल्टोज रख रहे थे, वो तो भोजन को बदला है भाई। एंजाइम तो कौन कौन से, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम। मैं क्या कह रहा हूं कि लार, जो मुख गुहा में एंजाइम कौन कौन से, टाइलिन और एमाइलेज, इन दोनों का ही काम क्या होता है कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है ना, इसको किसमें बदल देते हैं, माल्टोज। और स्टार्च क्या होता है मेरे दोस्तों, तो क्लियर कर दूं, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। मैं आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लूंगा भोजन, जिसमें आपको ये क्लियर पता चल जाएगा स्टार्च माल्टोज वगैरह क्या होती हैं। और ध्यान रखो, स्टार्च माल्टोज में बदला, इसका मतलब स्टार्च भोजन का जटिल अणु था, उसको सरल अणुओं में बदल दिया। और कुछ लोग जानते होंगे तो मैं बता दूं, स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। आगे बताऊंगा कौन कौन से पॉलीसैकेराइड होते हैं, जब भोजन पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा, सब बातें पुरानी भी। ये पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में बदल गया। माल्टोज एक डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं इसको। तो जो पॉली थी वो डाई में बदली, इसका मतलब जटिल अणु सरल अणु में कन्वर्ट हो गया, इसलिए भोजन का क्या कह दिया, पाचन। मैंने पहले ही बोला था, पाचन का मतलब ही होता है कि जटिल अणु को सरल अणु में बदलना। ये बिल्कुल गलत बात है कि लार ग्रंथि का पीएच 6.4 6 नहीं, वहां तक हो सकता है 7.2 तक। ठीक है ना, अगली बात सुनो, तो कभी भी पूछा जाए एग्जाम में, ये बात याद रख लेना कि कौन कौन से एंजाइम है, तो एक कौन सा है टाइलिन, एक कौन सा है एमाइलेज। और मैंने कहा टाइलिन और एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना, माल्टोज में। क्या क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि टाइलिन एंजाइम, जरूरी नहीं है दोनों को दे, वो एक कोई पूछ ले, टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, मुख गुहा में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो आप क्या बोलोगे, टाइलिन और एमाइलेज दोनों। एक आए तो एक लिख देना, और दोनों हो तो फिर क्या लिखोगे आप, दोनों करते हैं। क्लियर है भाई बात। एक और सुनो, अगर पूछा जाए कि इस लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं, ये लाइसोजाइम एंजाइम जब भोजन आता है तो उस भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्या करता है मेरे दोस्तों, नष्ट करता है। तो कभी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर जी, लाइपेज, लाइपेज ही बता रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा बहुत कि भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम मुख गुहा में कौन सा एंजाइम करता है, लाइसोजाइम। अब ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, नॉर्मली याद रख लेना, कभी भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो उनमें यह ध्यान रखना वो कहां की बात कर रहा है। अगर भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम मुख गुहा में कौन सा एंजाइम करता है, तो आप क्या बोलोगे, लाइसोजाइम। कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम। देखो
एक बार एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन, सुन लो मेरी बात, एग्जाम में क्वेश्चन बता रहा हूं, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और लोगों ने बहुत गलती की। उसने कहा कि लाइसोजाइम एंजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम कहां से स्त्रावित होता है? एक ऑप्शन में दिया था लार ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन में दिया था अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन दिया था उपर्युक्त दोनों, और चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं। क्लियर? आंसर दो मुझे जल्दी से, आप जल्दी से आंसर दो कि लाइसोजाइम एंजाइम कहां से स्थापित होता है? लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? एक, दो, तीन, चार ऐसे लिख के दोगे आंसर। हाँ दो, जल्दी दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या आएगा? सी, बी, एक, दो, तीन में से आंसर दो मुझे, आप ऐसे मत करो आप, है ना। जब मैंने ऑप्शन लिख रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या आएगा वो बोलो आप तो। फर्स्ट, 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 सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, बहुत फर्स्ट लिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। दो, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो मेरे दोस्तों, अब देखो एक बात समझो, अब इधर आ जाओ, काम की बात सुनना। ये अभी मैंने बता दिया कि लाइसोजाइम एक तो कहां से स्थापित होता है? लार ग्रंथि में। अब कुछ लोगों की गलती नहीं है, उनको बताया ही इतना जाता है कि लाइसोजाइम कहां से स्थापित होता है, तो लार ग्रंथि से होता है। कुछ लोगों तो मेरे ऑफलाइन पढ़ाया तो उनको बताया भी होगा, इसलिए वो कुछ लोग बता भी रहे। अब देखो सुनो, जिनको अब यहां दिक्कत क्या आती है, मैं फिर बोल रहा हूं, साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो तुमको आता है उनमें से गलती हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है तुम पढ़ते ही आधा अधूरा हो, और साइंस में ये स्थिति है, या तो पढ़ो ही मत किसी टॉपिक को, और पढ़ते हो तो उसको क्लियर रूप से पता रहना चाहिए कि क्या आएगा, क्या पूछेगा। अब ये गलती है, तुम्हारी दृष्टि से सही है, तुमने जितना पढ़ा था उसने बताया, लेकिन काम की बात यह है कि लाइसोजाइम लार ग्रंथि से ही स्त्रावित नहीं होता, ये अश्रु ग्रंथि से भी स्त्रावित होता है। किससे? अश्रु ग्रंथि से। तो आंसर जाएगा उपयुक्त दोनों, और एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान रख लो। तो इसका आंसर जाएगा कि हमेशा याद रख लो, लाइसोजाइम एंजाइम में नीचे भी लिख दूं, अश्रु ग्रंथि से भी स्त्रावित होता है, सीक्रेशन होता है आपके आंसुओं में। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको नष्ट करने का काम, इन्फेक्शन से बचाने का एक तरह से काम करता है। तो क्लियर याद रख लेना इस बात को कि लाइसोजाइम एंजाइम अश्रु ग्रंथि से भी स्त्रावित होता है। तो तीन चार बातें बताई हैं केवल मैंने। पहला, स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन और एमाइलिन। जैसा पूछे वैसा। अब देखो इनको देख के, जो मैंने लिखा है इसको देख के आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, कि मुख्य गुहा में केवल किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइसोजाइम ने तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया है, और कोई एंजाइम नहीं पाए जाते मुख्य गुहा में। तो मैंने कहा कभी भी पूछा जाए कि मुख्य गुहा में केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो केवल किसका पाचन होता है? मुख्य गुहा में। याद रखना कार्बन। अब ये क्वेश्चन बताए नहीं जाते, ये जब हम पढ़ रहे हैं ना, इनके साथ ही पता चल जाएगा कि आपको क्या आंसर देना है। तो कभी पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है कहां पर? मुख्य गुहा के अंदर। किसके अंदर? मुख्य गुहा को। एक बार स्क्रीनशॉट लो। अरे मेरे दोस्त, ऐसे रुलाओगे कि पागलो, ऐसे काम मत करो। आंख में भी पाया जा, अरे टीयर, अश्रु ग्रंथि, आंसू कहां आएंगे? आंख में ही आएंगे। तो ऐसे ऐसे काम मत करो, बस इनसे बचो थोड़े से, है ना। एमाइलेज एंजाइम होता है, आगे भी आएगा भाई। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, आगे मैं आपको और एंजाइम के बारे में बता दूंगा। अभी एंजाइम मान सुन लो पहले, है ना। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, ये ध्यान रख लेना। कभी सुना हो तो कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। मिर्च का अनुभव जीव के किस भाग? अरे मेरे दोस्त ऐसे नहीं, वो पीछे वाला स्वाद कलिकाओं का ही काम होता है। ये मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, इनकी झंझनाट कड़वे से पीछे वाला भाग होता है, एक सेंसरी पार्ट, उससे होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात? अब मैं देखो सुनो, ये लार ग्रंथि के बारे में बता दिया है मैंने
कि लाल रस से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और क्या काम करते हैं। अब देखो सुनो, टॉपिक से जुड़े हुए हो ना आप, क्या चल रहा था ये ध्यान रख लेना। अरे अच्छा पढ़ने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा, टीचर के अच्छे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम कितना पढ़ रहे हो उससे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, मुख व मुख गुआ। मुख के बारे में तो दो तीन बातें बोली, मेनली अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, मुख गुआ। मुख गुआ में आपने दांत पढ़ा, जीभ पढ़ा, लार ग्रंथि बताई, लेकिन अब मैं दो तीन बातें डायरेक्ट मुख गुआ के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर मैंने अभी आपसे बोला कि मुख भोजन का, कभी भी एग्जाम में आए कि भोजन का सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ कहां होता है। अब मुझे बताने की जरूरत है कि तुमको, नहीं ना, मुख में कोई पाचन हुआ था, नहीं, भोजन का पाचन तो कहां चालू हुआ था, मुख गुहा। अरे पाचन कैसे हुआ, अभी एंजाइम पढ़े थे आपने, टाइलिन एमाइलेज, उसने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, इसका मतलब भोजन का क्या हो गया, पाचन। तो भोजन का सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ कहां होता है, तो क्लियर याद रखना, सर्वप्रथम जो पाचन होता है वो कहां होता है, मुख गुहा में। ऐसा क्वेश्चन रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर और रीट के अंदर बहुत पूछे जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। पहले एग्जाम एग्जाम के बारे में एक बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, कहां भोजन का पाचन होता है और कहां नहीं होता है। बिल्कुल बताने की जरूरत, पढ़ते चले जाओ, अपने आप पता चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है कहां होता है क्या नहीं होता। अभी तो मैंने इतना बताया, प्रारंभ कहां से हुआ, मुख गुहा से। दूसरा पॉइंट, अगर आप पूछा जाए कि मुख गुहा के अंदर, मैंने क्लियर अभी आपको बताया किसका पाचन होता है, भोजन में से तीन चीजें होंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बसा। तो आपने खुद नहीं पढ़ा है अभी, मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अरे केवल किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, याद रख लेना, प्रोटीन और वसा का किसी भी तरह का कोई पाचन होता नहीं है। ठीक है, एक बात, एक बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना, कि कभी भी पूछा जाए कि मुख गुहा के अंदर भोजन का माध्यम कैसा होता है, बहुत पूछे जाएंगे सबके बारे में, कैसा माध्यम होता है, मीडियम। तो याद रखना, मुख गुहा के अंदर जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। अभी आपको मैंने बोला था कि लाल रस का पीएच 7.2 तक हो सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए हमेशा याद रख लेना, कभी भी पूछा जाए कि मुख गुहा में भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो आप बोलोगे क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, एक बात और याद रखना मेरे दोस्तों, एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है कि जब पीएच का मान हो जाए। तो याद रखना, जब पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है ना, तब आपके दांतों को नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। ये याद रखना, किससे कम, 5.5 से कम होना जाना। वैसे ये कैंसर की भी निशानी है जब पीएच का मान कम होता है, ध्यान रख लेना इस बात को। तो ये हमेशा याद रख लेना कि दांतों का क्षरण या नुकसान होना प्रारंभ होता है कि जब पीएच का मान 5.5 से क्या होता है, कम। अरे हर पॉइंट करा रहा हूं क्लियर, अगर आप पढ़ने वाले हो और कुछ चीजें रह जाए तो आप खुद पढ़ सकते हो, मैं तो ये भी नहीं कहता, लेकिन ये मैं कह रहा हूं तुम कहीं भी पढ़ के देख लेना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। बस फर्क इतना है कि तुम कितनी, अब ज्यादा मिल भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ऐड कर लो। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन के रहिए, जहां से कुछ अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो भोजन का माध्यम मुख गुहा में, भोजन का माध्यम कहां पूछ रहा हूं, मुख गुहा में, ये ध्यान रखना कहां पूछ रहा है। आमाशय में पूछे तो क्या आंसर आएगा मैं आगे बताऊंगा। मुख गुहा में भोजन का माध्यम क्षारीय। भोजन का सर्वप्रथम पाचन कहां प्रारंभ होता है, तो आपको क्या बोला, मुख गुहा में। और आप पूछे जाए कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट का केवल, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में बदला था। एक और बात सुनो, कभी यह भी पूछा जाए कि मुख गुहा में भोजन को किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो क्लियर याद रखना, एक शब्द याद रखना, बोलस। मैंने क्या बोला कि कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि मुख गुहा में भोजन को किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो याद रखना आप किसके दोस्तों, बोलस के रूप में। क्या होता है बोलस, तो एक बात समझ लो मेरी बात, जैसे ही आपने भोजन को अंदर लिया, क्या लिया, अंदर, तो दांतों के द्वारा भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया मेरे दोस्तों, और लार ग्रंथि से जो लार रस स्रावित हुआ उसको जीभ के द्वारा उस भोजन के चारों तरफ मिला दिया गया, जिसके कारण भोजन की एक लुगदी बन गई, जिससे आप उसको आसानी से निगल सको। तो उस लुगदी का नाम क्या दिया, बोलस। तो और जहां जहां
पाचन होगा भोजन का मेरे दोस्तों, वहां वहां भोजन को कोई ना कोई नाम दिया गया, लेकिन वही नाम दिया गया है जहां भोजन का क्या होगा, पाचन। और अगर पाचन नहीं हुआ तो वहां कोई नाम दिया गया नहीं, वो पुराने वाले में ही रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो कभी भी पूछा जाए हुआ है भाई यहां तो पाचन, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में बदला था और लुगदी क्या हो गई, छोटी। तो कभी पूछा जाए कि मुख गुहा में भोजन किस रूप में होता है तो क्या बोलोगे, बोलस। बहुत पूछता है भाई एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है भाई बात, ठीक है। मोलस नहीं, बोलस के रूप में होता है, ठीक है ना, तो याद रख लो। कंप्लीट करो, इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यू आर विजार्ड ऑफ बायो, अरे नहीं भाई इतना नहीं, कोशिश अच्छी करता हूं, बस इतना पता है। म्यूसिन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। लार ग्रंथि का म्यूसिन श्लेष्मा का आवरण होता है ना, वो आगे बताऊंगा एक जगह। वहीं रो जहां कंफ्यूज मत होइए, उसलिए मैं अपने आप बता दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुन लो। तो देखो, जब कल मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी, सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा, मुख में। मुख से भोजन कहाँ आएगा, मुख गुहा में। तो आपने पहला क्या पढ़ा, मुख। सेकंड क्या पढ़ लिया, उसके साथ ही मुख गुहा पढ़ ली। उसके बाद मुझे बताइए, मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं कि मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ आएगा। तो मुख गुहा के बाद जो भोजन आएगा वो आएगा ग्रसनी के अंदर। और ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो ग्रसनी के बाद भोजन जाएगा ग्रशिका के अंदर। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं मेरी बात। इस ग्रसनी को ही बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है ग्रशिका को ईसोफेगस। ठीक है मेरे दोस्त, अब मेरी बात को सुनना। मैंने कहा सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुख में। उसके बाद कहाँ आया, मुख गुहा में। उसके बाद भोजन कहाँ आया, ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ गया, ग्रशिका में। अब क्या होता है मेरी बात को सुनना। पहली बात एग्जाम के बारे में बता दो, ग्रसनी और ग्रसिका दोनों के बारे में, कि ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का किसी भी तरह का कोई भी पाचन नहीं होता है। क्लियर, याद रख लेना, ठीक है। अभी तक पाचन कहां हुआ था, मुख गुहा में। कहां नहीं हो रहा है, ना ग्रसनी में पाचन होगा और ना ग्रसिका, मतलब दोनों में ही बोलस के रूप में ही रहेगा। यहां किसी भी तरह का कोई भी पाचन नहीं होता। एग्जाम में पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, इनमें से कहां भोजन का पाचन होता है या कहां भोजन का पाचन नहीं होता। तो याद रखना, ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। अगली बात सुनो, फिर क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, समझने के लिए सुनना थोड़ा सा, ये समझ लो आप तो, ठीक है। समझने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले भोजन कहां गया, मुख में। मुख के बाद भोजन कहां गया, मुख गुहा में, जिसको मैं बता चुका था आपको, ठीक है। मुख गुहा के बाद भोजन आता है ग्रसनी में। और ये समझ लो, इस ग्रसनी के बाद भोजन इस तरीके से नीचे ग्रसिका में आता है। लेकिन जब इस ग्रसिका में भोजन आता है तो उसको दो छिद्र दिखाई देते हैं। कैसे क्या होते हैं मैं आपको क्लियर रूप से बताता हूं। देखो सुनो मेरी बात, होता क्या है कि जो ग्रसनी है ना, जो मैं आपको कल भी बता चुका था, ग्रसनी एक वो रास्ता है जहां भोजन भी आता है और वायु भी आती है। मतलब आपके नासा छिद्र से जो वायु आती है, ये मान लो ऊपर की साइड नासा छिद्र होते हैं, तो नासा छिद्र से वायु आती है और यहां से भोजन आता है, यहां जाके आपस में क्रॉस करके यहां मिल जाता है। क्लियर है भाई बात। और फिर वो अपने दोनों रास्तों को अलग अलग कर लेता है। कैसे, देखो सुनो, जैसे ही ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों आते हैं तो उसको दो छिद्र दिखते हैं इस तरीके से। समझने के लिए बना रहा हूं मैं आपको, क्लियर है मेरी बात। अब मेरी बात को सुनना, एक की बात करूं, एक की बात करूं तो एक छिद्र दिखाई देता है, इस छिद्र को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गिलट। और एक छिद्र दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इस छिद्र को बोला जाता है ग्लोटिस मेरे दोस्तों। एक को क्या बोलते हैं, गिलट, और एक को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और इन छिद्रों के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, और इस ढक्कन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको बोला जाता है एपिग्लोटिस बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है घाटी ढक्कन। कौन सा ढक्कन, घाटी ढक्कन। क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। पहली बात तो सुनना, मैंने कहा कि ग्रसनी जो बोल रहा हूं, ग्रसनी वो रास्ता है
कि जब आप भोजन करते हो और वायु करते हो, दोनों जाके ग्रसनी में मिल जाती है, और इस ग्रसनी के बाद वायु का रास्ता अलग होता है, भोजन का रास्ता अलग होता है। वो कैसे? कि जो आपका भोजन है ना, वो तो इस गिलट वाले छिद्र में प्रवेश करता है, इसमें गिलट, और जो वायु होती है वो किस में प्रवेश करती है? तो आप बोलोगे वायु ग्लोटिस वाले छिद्र में प्रवेश करती है। अरे किसमें? गिलट। एग्जाम में पूछेगा, मुझे बताओ ग्रसनी से भोजन किस में आएगा? ग्रसिका में। तो एग्जाम में पूछेगा कि ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में किस छिद्र से प्रवेश करता है? तो आप क्या बोलोगे? गिलट से। और ग्रसनी से वायु में आपको बता दूं आगे जाती है कंठ में, वो तब पता चलेगा जब श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना सा याद रखना कि ग्रसनी से वायु कंठ में किस छिद्र से प्रवेश करती है? तो क्या बोलोगे? ग्लोटिस से करती है। किससे? ग्लोटिस। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में अभी तक ना तो आपसे गिलट पूछा गया है ना ग्लोटिस, ये कभी भी पूछ सकता है, लेकिन जो ऊपर वाली बात है एपिग्लोटिस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के अंदर। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भोजन के कणों को, किसको बोला मैंने? इन भोजन के कणों को इस ग्लोटिस वाले छिद्र में जाने से रोकने के लिए एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये ढक्कन ही है जो ट्रैफिक पुलिस मैन की भांति कार्य करता है। अरे किसकी भांति? ट्रैफिक पुलिस मैन की भांति। एग्जाम में इस तरीके से ही पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सी संरचना है जो ट्रैफिक पुलिस मैन की भांति कार्य करती है? तो क्या बोलोगे? एपिग्लोटिस। इसका रीजन है मेरे दोस्तों, देखो क्या कारण है मैं आपको बता दूं। इसका कारण यह है कि पुलिस वाला ये बताता है आपको इधर जाना है, आपको इधर रास्ता बताता है, इस तरीके से ये एपिग्लोटिस ही क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि भोजन गिलट में जाएगा और वायु किस में जाएगी? ग्लोटिस में। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि जैसे ही आप भोजन अंदर लेते हो तो इस एपिग्लोटिस के द्वारा इस वायु वाले छिद्र को ढक लिया जाता है और भोजन आपका इस गिलट वाले छिद्र में प्रवेश कर जाता है। इसके लिए मैं एक बात बताता हूं आपको, सुनना मेरी बात। कभी कभी मेरे दोस्तों आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी हम जब जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो एक अंदर से ठसा सा लगता है। अरे बोलते हैं कि एक बार झटका सा ठसा लग गया, कोई चीज फंस गई। उसका कारण क्या है? कि जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो तो गलती से एक दो कण, ज्यादा तो जा ही नहीं सकते मेरे दोस्तों, एक दो कण किस में चले जाते हैं? इस ग्लोटिस वाले छिद्र में चले जाते हैं, और इसमें एक भी छिद्र जा नहीं सकता। इसके कारण से क्या होता है? अंदर से वायु का धक्का लगता है, जिसको हम ठसा बोल देते हैं, और वायु का धक्का लगता है, वो कण उछलकर दोबारा ग्रसनी में आ जाता है और फिर अपने रास्ते किस में चला जाता है? गिलट में चला जाता है। तो क्लियर? सुन लो। पुलिस भी तो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, पुलिस मैन बोल दो या ट्रैफिक पुलिस मैन बोलो, बात एक ही है भाई, है ना? तो याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कभी भी कि भोजन किस छिद्र में प्रवेश करता है, तो क्या बोलोगे? गिलट। वायु किस में प्रवेश करती है? तो क्या बोलोगे? ग्लोटिस। भोजन के गणों को ग्लोटिस में जाने से रोकने का काम कौन करता है? तो क्या बोलोगे? एपिग्लोटिस। और कभी पूछा जाए ट्रैफिक पुलिसमैन की भांति कौन कार्य करता है? तो क्या बोलोगे? एपिग्लोटिस। एग्जाम में ऑप्शन देके पता चल जाएगा आपको। और ग्रसनी और ग्रसिका में मैंने कहा इन दोनों में भोजन का किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता। अब मुझे एक बात बता दो, जब पाचन ही नहीं हो रहा तो इनमें एंजाइम मिलेंगे क्या? नहीं। तो इस ग्रसनी और ग्रसिका के बाद भोजन कहां जाएगा? आमाशय में। केवल 4 बातें बोली आपको, ठीक है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसको। यही साइंस है भाई, रीट की हो किसी की, मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल यही आएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो। हाँ, खाना खाते समय बोलते हो तब ऐसा ही होता है मेरे दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं पहले एक बार, हाँ देखो सुनो। मैंने कहा ग्रसनी और ग्रसिका में दोनों में भोजन का पाचन नहीं होता, ना ग्रसनी में होता है ना ग्रसिका में, ठीक है? ये तो एक तरह से रास्ता है जो भोजन को आमाशय में पहुंचा रहा है। फिर मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा ग्रसनी और ग्रसिका में आकर वायु और भोजन आपस में मिल जाते हैं, फिर उनका रास्ता अलग अलग होता है, इसलिए भोजन किस छिद्र में प्रवेश करता? अब देखो आप तो ऐसे ही याद रखना, लाइनों को मत रटो। भोजन किस में जाता है? ग्लट छिद्र में। वायु किस में जाती है? ग्लोटिस में। और भोजन के कणों को इस ग्लोटिस वाले छिद्र में जाने से रोकने का काम कौन करता है?
एपिग्लॉटिस। और किसकी भांति कार्य करता है? ये ट्रैफिक पुलिसमैन की भांति कार्य करता है। इसी के कारण ऐसा होता है, तो कभी कभी व्यक्ति को हिचकी भी आने लगती है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। तो ये मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। ग्रसनी और ग्रसिका के बारे में एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा आपसे, और वो आता है कि ग्रसनी और ग्रसिका के बाद जो भोजन आता है वो कहाँ आता है? वो आमाशय में पहुंचता है। क्रम पता होना चाहिए, तुम कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आमाशय में पहुंचता है और इसी को बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, अगली बात सुनो। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनो। आमाशय या स्टोमक की बात करूं तो इसके बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कैसे पूछेगा क्या नहीं पूछेगा याद रख लेना। पहला क्वेश्चन, आमाशय की बात करूं तो पहले तो दिमाग में एक बात याद रख लेना कि आमाशय के तीन भाग है। कितने पार्ट है? तीन। कैसे? देखो सुनो, मैं आमाशय के बारे में डायग्राम बना रहा हूं एक। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था यहां से ऊपर वाली नली थी वो ग्रसनी थी, इसके नीचे ग्रसिका, उसके बाद भोजन कहां आ गया? आमाशय। ठीक है मेरी बात, अब आप सुनो मेरी बात। कोई दिक्कत नहीं, ऐप में नहीं आता, मैंने अभी यूट्यूब में होगी इसके लिए बोल दिया होगा, तो आपको पास वीडियो रखी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुन लेना, अब मेरी बात को सुनो। ये आमाशय का पार्ट है, लेकिन इस आमाशय की बात करूं, इसके तीन भाग होते हैं, बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। फर्स्ट वाले भाग की बात करूं तो एक भाग होता है इस आमाशय का, उसको बोलते हैं कार्डियक भाग। एक भाग आमाशय का होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फंडिक भाग। और तीसरा वाला भाग आमाशय का होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। दोस्तों क्लियर सुन लो, मैंने कहा आमाशय के कितने भाग हैं? तीन। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, और तीसरा कौन सा है? पाइलोरिक। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, 100% याद रखना एग्जाम में। पहले की बात अलग थी जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आजकल आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि इनमें से कौन सा आमाशय का भाग है या नहीं। तो आप याद रखना कौन कौन से भाग हैं, तो एक कार्डियक भाग है, एक फंडिक भाग है, और एक कौन सा भाग है? पाइलोरिक। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात, आमाशय का जो फंडिक भाग है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस फंडिक भाग में एक ग्रंथि आकर खुलती है मेरे दोस्तों, और उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, या इसी को इंग्लिश में बोल दूं, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। सभी ग्रंथि आ जाएंगी जहां जरूरत पड़ेगी तो आपको, ठीक है ना। मैंने फिर बोला, अब देखो एग्जाम में पूछने के तरीके हैं, जैसा पूछे वैसा आंसर दो। कभी भी एग्जाम में अगर तुमसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, तो पहला आंसर क्या दोगे? आमाशय में। अगर ऑप्शन में आए मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जठर ग्रंथि आमाशय के किस भाग में पाई जाती है, और ऑप्शन में कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक हो, तो आप बोलोगे फंडिक भाग में पाई जाती है। अरे किस भाग में? फंडिक। अगली बात सुनो, अगर इस जठर ग्रंथि की बात करूं तो क्लियर याद रखना, इससे स्त्रावित होता है जठर रस। अरे क्या होता है? जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और कभी भी पूछा जाए कि इस जठर रस का पीएच कितना होता है, तो लगभग 0.9 से 1.5 होता है। आपकी हाल ही में बुक जो एनसीईआरटी की आ रही है उनमें दे रखा है, मैं आपको बताऊं, इसलिए इतना मान लेना। लेकिन कहीं 1.5 से 2 भी मिल जाए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग मुझसे पूछा जाए तो इसका पीएच 2 तक हो सकता है। 1.5 से 2 मिल जाए या 0.9 से 1.5 मिल जाए, बात एक ही होगी, ठीक है ना। लगभग 2 तक मैं कह रहा हूं। क्लियर है भाई बात? तो कभी भी पूछा, अभी एंजाइम मत लिखिए, रेनिन पेप्सिन, जहां जरूरत होगी वहीं काम बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अगली बात सुनो, तो कभी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जठर रस का पीएच कितना होता है, तो 0.9 से 1.5। अब मुझे बताओ, इससे आपको पता चल जाएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि जठर रस होता है, बताओ कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? आंसर दो जल्दी मुझे, कितने लोगों को पता चल रहा है? हाँ, 1.5 से 2 हो, 1.5 बोले, लगभग बोल दिया 2 के बराबर, ठीक है, यहां तक मान लो, 1 से 2 मान लो, या 1.5 से 2 भी मान सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। जल्दी मुझे बताओ, हल्का अम्लीय, दुर्बल अम्लीय या प्रबल अम्लीय होगा जठर रस? बताओ जल्दी। स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड?
बीक लिख रहा है एक, रामकेश, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाँ ज्यादातर सबने स्ट्रॉन्ग लिखा है। अरे सबको पता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, बीक तो लिखना ही नहीं है किसी स्थिति में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है पीएच का मान बढ़ाने पर अम्लता घटती है, तो 5 से 7 के बीच में घटेगी, शुरू में तो क्या होगी ज्यादा। तो हमेशा याद रखना जठर रस कैसा होता है, तो आप क्लियर रूप से याद रखोगे ये प्रबल अम्लीय या मैं कहूं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अरे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एसिड। क्लियर है मेरे दोस्तों, अगली बात सुनो, क्या बोला मैंने, टॉपिक क्या चालू किया, आमाशय में। पहली बात, आमाशय के कितने भाग बोले, 3, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। फिर मैंने बोला कि जठर ग्रंथि कहां खुलती है, तो क्या बोलोगे, आमाशय में। लार ग्रंथि कहां खुल रही थी, मुगुआ में। अरे रटने की जरूरत नहीं है, संग संग में पढ़ते ही चलोगे तो ही याद रह जाएगा। जठर ग्रंथि आमाशय के भी किस भाग में खुलती है, फंडिक, और इस जठर ग्रंथि से क्या स्त्रावित होता है, तो आप क्या बोलोगे, जठर रस, और उसका पीएच याद रखना है 100% इतना होता है, लगभग 2 से कम जो भी मिले वो ध्यान रखने लगभग। और कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रबल अम्लीय। अगली बात सुनो, इस जठर रस की बात करूं तो इस जठर रस के अंदर एक अम्ल भी पाया जाता है, और उस अम्ल का नाम क्या होता है, तो आप सबको पता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जो सबसे प्रबल अम्ल है। याद रखना, कभी एग्जाम में पूछे सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो क्या बोलोगे, HCl। ठीक है, इसी को अगर मैं बात करूं तो याद रखना इस बात को, तो कभी भी, वैसे इसी को नमक का अम्ल भी बोलते हैं, आगे जब एसिड बेस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो कभी भी पूछा जाए कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, HCl। अब मेरी बात को सुनो, ये जठर रस कहां पाया जा रहा है, अरे आमाशय में ही है ना, क्योंकि आमाशय में कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, और वहीं क्या स्थापित होता है, जठर रस। तो तुमसे कभी ये भी पूछा जाए, बहुत पूछ चुका है, बार बार सबको पता है इस बात को, कि आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल होता है। कौन सा होता है, HCl। क्या ये HCl अम्लों का राजा होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो, यस के नो, HCl अम्लों का राजा होता है या नहीं होता है, यस या नो। HCl अम्लों का राजा है या नहीं, यस या नो में आंसर दो मुझे। नो, कुछ एक लिख रहा है यस, यस नो। अरे यार, कुछ यस कुछ नो, ऐसा तो मत करो, यस नो दो क्यों कर रहे हो, अरे बहुत नो लिख रहे हैं, बहुत यस लिख रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, एक पर टिको, यस के नो। बहुत कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पड़ेगी पार तुम्हारी, कैसे पार पड़ेगी बताओ। आधे यस लिख दिए, आधे लोगों ने नो लिख दिए, ठीक है, यस थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं गलती है। देखो सुनो, HCl को अम्लों का राजा नहीं कहते हैं मेरे दोस्तों, अम्लों का राजा कहा जाता है वो H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इतना बड़ा कंफ्यूजन तो कभी होना ही नहीं चाहिए, रेलवे के अंदर हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो इसलिए होता है क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, रटा हुआ चीज भूलोगे, गलती करोगे, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या चक्कर पड़ता है तुमको, तुम समझते हो कि HCl प्रबल अम्ल है इसलिए इसको बोल दिया गया अम्लों का राजा, बोल सकते हैं, नहीं भाई, ये प्रबल HCl प्रबल अम्ल एसिड तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अम्लों का राजा H2SO4 को इसलिए बोला जाता है कि केमिकल लैब होती है, प्रयोगशाला, उसमें सर्वाधिक जिस अम्ल का उपयोग किया जाता है वो H2SO4 का किया जाता है, केमिकल लैब में उपयोग करने के कारण इसको अम्लों का राजा बोला है। आप कभी साइंस के स्टूडेंट से पूछोगे या केमिकल लैब, उसमें लैब में उसका काम पड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा उसने जिस अम्ल का उपयोग किया होगा वो H2SO4 का किया होगा। इसलिए आज के बाद तो कभी गलती मत करना, कोई भी पूछे अम्लों का राजा कौन सा है, H2SO4। क्लियर है भाई, ठीक है ना, और HCl एक ऐसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली बात सुनो, अभी 4 बातें बताई हैं, फिर मैं और भी बातें बताता हूं, तो अभी इतना इनका स्क्रीन पैसे ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जो ले सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी करो। ठीक है, कोई नहीं, मगर ऐसी गलती होनी चाहिए, एक लिख रहा है सॉरी सर नो, मगर ऐसा नहीं, आज तो हो गई, आज के बाद होनी भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी चीज है बेसिक, सबको पता होनी चाहिए, उसमें 2 तरह के आंसर नहीं आने चाहिए, इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम 2 तरह के आंसर दे, थोड़ी गलती है, सुधारो गलतियों को, कोशिश यही करो कम से कम करें, और यही गलतियां कम करोगे तो एग्जाम में भी नहीं करोगे, और तुम सोचो कि अगर तुम अभी गलती कर रहे हो तो एग्जाम में भी गलती करोगे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता।
लगभग 2 के संबंध पीएच होती है H2SO4 की, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी अम्ल की। HCl का पीएच 0 होता है भाई। अरे आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, जब पीएच रोक रहा हूं तो कहीं बताऊंगा, 0 होता है ना। और H2SO4 का 0 से ज्यादा होता है लगभग। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। अभी तक तो मैंने तुमको इतना सा बताया है केवल, बात को समझ लेना कि जठर रस के अंदर या आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बोलोगे जठर रस के अंदर या आमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। अब काम की बात सुनो। इस आमाशय की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, आमाशय की या जठर रस की, तो आप सबको पता है कि इस जठर रस में पाए जाते हैं एंजाइम। या जठर रस में ही नहीं बोल रहा हूं, ये आप भी बोल सकते हो आमाशय में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। कौन कौन से वो सुन लो। एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है पेप्सिन, सुना होगा सबने, एग्जाम में बहुत पूछता है भाई। दूसरा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका बता दूं, उसको बोलते हैं रेनिन। और तीसरा एंजाइम भी पाया जाता है मेरे दोस्तों, और उसका नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज सुनना, मेरी बात को सुनना। एग्जाम का पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा एंजाइम आमाशय में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो कौन कौन से तीन बोले, कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। कुछ लोग गैस्ट्रिक लाइपेज को नहीं लिखते हैं, ये याद रखना, इसको 100%, बहुत बार गलती कर जाओगे। ये याद रखना, ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है और एक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है। अगली बात सुनो। इनमें से जो पेप्सिन एंजाइम है, पहला कौन सा है, पेप्सिन, और एक कौन सा, रेनिन। ये दोनों एंजाइम की बात करूं तो अभी मैंने एक HCl लिखा था। क्या लिखा था, HCl। इस HCl के बारे में दो तीन बातें बता दूं कि इस HCl का आमाशय में काम क्या है। पहला काम तो क्या है HCl का, कि HCl होता है, ये आमाशय के अंदर भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है मेरे दोस्तों, क्लियर, याद रख लेना। कैसा बनाता है, अम्लीय। तो डायरेक्ट भी तुमसे पूछा जाए कि आमाशय के अंदर भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, अम्लीय। अरे होगा ही मेरे दोस्तों, जब तुमको इस बात का पता है। मेरी बात, ट्रिप्सिन नहीं आएगा भैया, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, नहीं भाई जीतू, ट्रिप्सिन छोटी आंत में पाया जाता है, आगे मैं बताऊंगा, क्लियर, याद रखना, ठीक है। अरे तुम्हें दो बताएं, उससे मुझे पता नहीं है, तुमको पेप्सिन रेनिन बताएं वो अलग बात है। एक गैस्ट्रिक लाइपेज भी पाया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेने वाली बात को। एक गैस्ट्रिक, और ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, और उस रीट के क्वेश्चन का आंसर तुम तभी दे सकते थे जब तुमको इस बात का पता होता कि गैस्ट्रिक लाइपेज यहां पाया जाता है एंजाइम आमाशय में। अगर ये नहीं पता होता तो तुम आंसर गलत करके आते, और 99% लोग गलत करके आए थे इस कारण से, ठीक है ना। उसमें तो साइंस के स्टूडेंट बोल बैठते हैं, तब जाके गलती हुई थी, ये ध्यान रख लेना। अब मेरी बात को सुनना। मैंने कहा आमाशय के अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, तो इसके काम क्या है। पहला काम, आमाशय के अंदर भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय। और तुमको भी पता है कि जब प्रबल अम्ल है, तो तुमसे कभी यह भी पूछ लिया जाए कि आमाशय के अंदर भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, अम्लीय। दूसरा काम आमाशय के अंदर ये होता है HCl का, कि HCl एक प्रबल अम्ल है। और आपको पता है कि जब पचा हुआ भोजन आमाशय के अंदर, भाई मुख गुहा में भोजन का पाचन हो गया, वो भोजन जब आमाशय के अंदर पहुंचेगा तो उसमें बैक्टीरिया लग सकते हैं, जीवाणु लग सकते हैं, और जीवाणु लगेंगे तो वो खराब होगा भोजन। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए या जीवाणुओं से बचाने का काम भी कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, HCl। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया से बचाता है, और बैक्टीरिया से बचाता है तो खराब होने से भी बचाएगा, क्लियर। और तीसरी बात ये भी बता दूं HCl के बारे में, कि जो ये पेप्सिन और रेनिन, ये दो एंजाइम है ना, ये दो भी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं। इनको सक्रिय, सक्रिय करने का मतलब इनको भोजन पर कार्य करने के लिए तैयार करने का काम भी कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, HCl करता है। वो इस कारण से ये पेप्सिन, पेप्सिन होता है वो प्रोपेप्सिन के रूप में होता है, और रेनिन प्रोरेनिन के रूप में होता है। इनको प्रोपेप्सिन से पेप्सिन और प्रोरेनिन से रेनिन में बदलने का काम HCl करता है। अब देखो, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, तो फिर आपको कंफ्यूज होगा। अब मैंने क्यों बताया वो समझ लो। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि इनमें से HCl का आमाशय में कौन सा काम है या नहीं, तब तुम ध्यान रख लेना। एक तो भोजन के माध्यम को क्या बताता है, अम्लीय। एक खराब होने से या बैक्टीरिया से बचाने का काम भी कौन करता है, HCl। और एक पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करने का, एक्टिव करने का काम भी करता है, क्लियर।
अब दे देते हैं उसको छोड़ो, अब ऐसी बातें मत करो कि टीचर अधूरी जानकारी, सब अच्छा देते हैं, थोड़ा बहुत किसी पे रह जाता है, कभी मुझ पर भी कोई चीज रह जाएगी, तो ऐसी बातें मत करो। अब दे रहे हैं उसको ले लो, ठीक है ना। तो मैं बस मुझ पर किसी के बारे में कुछ कहने नहीं कहता हूं मैं, ये ध्यान रख लेना। अब मेरी बात को सुनो। अगर एंजाइम की बात करूं पेप्सिन के बारे में, तो एक बात क्लियर रूप से सुनना पेप्सिन के बारे में। एग्जाम का पहला क्वेश्चन आएगा पेप्सिन का काम क्या है, तो क्लियर रूप से याद रखना ये एंजाइम है, ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का। और कैसे करता है? जब प्रोटीन का पाचन करता है तो प्रोटीन को यह प्रोटीओजेज प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन में तोड़ता है। प्रोटीओजेज प्लस किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। तो कभी भी देखो, पहला क्वेश्चन, कभी भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम के 99% तुमसे ऐसे ही पूछेगा कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। आमाशय के अंदर बोला है तो क्या बोलोगे? पेप्सिन। ये जरूर देखना, आमाशय के अंदर पूछ रहा है क्या छोटी आंत? अगर छोटी आंत के अंदर पूछता तो ट्रिप्सिन आता, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। लेकिन तुमसे कहां के लिए पूछा है? तुमसे एससीएल एक हार्मोन भी, एससीएल हार्मोन कहां से आ गया? नहीं भाई, लोकेश प्रजापति नहीं, एससीएल हार्मोन नहीं है मेरे भाई। क्या वो एससीएल तो अम्ल है, ये क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन करता है, तो क्या बोलोगे? पेप्सिन। और प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? तो प्रोटीन किसमें टूट जाती है? प्रोटीओजेज और पेप्टोन में। जटिल अणु किसमें टूट गया? सरल। अगली बात सुनो, रेनिन एंजाइम। देखो रेनिन के बारे में एक बात याद रख लेना कि रेनिन एक ऐसा एंजाइम है, आप सबको पता है कि यह दूध में पाया जाता है या मिल्क में पाया जाता है। अरे पता है ना सबको। अगर मैं बात करूं तो अगर पूछा जाए कि आमाश, सॉरी क्या बोला मैंने, गलत बात। मैंने ये कहा कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आमाशय में मिल्क का या दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो आप क्या बोलोगे? रेनिन करता है। अरे क्या करता है? रेनिन। याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जाए कि आमाशय के अंदर दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो क्या बोलोगे? रेनिन। और कैसे करता है? इसके द्वारा दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैसीन। याद रख लो, 100% एग्जाम में पूछ लेता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। और इस दूध की प्रोटीन कैसीन को ही ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर रूप से समझ लो इस बात को। एग्जाम में बहुत पूछ लिए, ये बातें सबको पता है कि दूध का पाचन एंजाइम कौन सा करता है आमाशय के अंदर, रेनिन, सबको पता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि दूध की प्रोटीन कैसीन को रेनिन एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है, तो आंसर दोगे कैल्शियम पैराकैसिनेट। अरे कैसा भी पूछे, ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछने का तरीका, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कैसे भी पूछ ले, पहला क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन है, तो क्या बोलोगे? कैसिन। दूध का पाचन आमाशय में कौन करता है, तो रेनिन। पूछा जाए कि दूध की प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कौन परिवर्तित करता है, तो रेनिन। या उल्टा पूछ लेगा, रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन कैसीन को किस में परिवर्तित करता है, तो क्या बोलोगे? कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। होता क्या है कि रेनिन एंजाइम दूध जैसे पदार्थ को जब कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है तो दही जैसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। एक दही जैसा पदार्थ होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चा दूध पी लेता है और तुरंत उल्टी भी करता है तो वो दही जैसा निकलता है। वो किस लिए? क्योंकि जाने के बाद वो दूध जैसा पदार्थ दही में परिवर्तित हो जाता है। एक और बात सुनो, रेनिन के बारे में मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको बता भी दूं, रेनिन एंजाइम के बारे में आपने सुना भी होगा कि रेनिन एंजाइम बच्चों में अधिक मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों में या बूढ़े व्यक्तियों में यह एंजाइम स्रावित होता नहीं है। यह बात याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाए कभी इनमें से कौन सा एंजाइम है जो बूढ़े व्यक्तियों में स्रावित नहीं होता, तो क्या बोलोगे? रेनिन। और बच्चों में सर्वाधिक स्रावित होता है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, आपने घर परिवार में बूढ़े व्यक्तियों को एक बात को कहते हुए सुना होगा नॉर्मली आपने, कि दूध पचता नहीं है। उसका एक कारण ही यही बनता है कि रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता नहीं है। थोड़ा बहुत जो दूध का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। अब ये मत कहना कि सर हमारे यहाँ तो पचा लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उनकी वो अलग से। लेकिन नॉर्मली आप इस बात को कहोगे, तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेनिन एंजाइम क्या नहीं करता, वयस्क व्यक्तियों में या बूढ़े व्यक्तियों में स्थापित होता नहीं है। जो होता है वो किसमें होता है? बच्चों में। एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, और इसके बारे में याद रखना, इसके द्वारा आमाशय में कुछ मात्रा में वसा का पाचन होता है।
कुछ मात्रा में किसका पाचन होता है? वसा का। कुछ मात्रा में बोला है, इसका रीजन भी बताऊंगा। बहुत कम मात्रा में करता है, ये क्लियर समझ लो। ये एक लाइपेज छोटी आंत में पाया जाएगा, ये लाइपेज छोटी आंत में भी पाया जाएगा, लेकिन वो लाइपेज होगा केवल। यहां गैस्ट्रिक लाइपेज है ये उस लाइपेज की तरह, लेकिन अंतर ये है कि यहां कुछ मात्रा में वसा का पाचन करता है। इसका कारण भी बताऊंगा कि इसने आमाशय में ढंग से वसा का पाचन क्यों नहीं किया, जब आगे छोटी आंत पढ़ाऊंगा। अभी मैंने तीन बातें बोली हैं। मैंने कहा आमाशय में कौन कौन से एंजाइम, तो क्या बोलोगे? पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। दूसरा क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन का पाचन पूछे तो कौन करता है? पेप्सिन। आमाशय में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। कैसे करता है? दूध की प्रोटीन किसको? कैसीन को। किसमें परिवर्तित करता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और कभी पूछा जाए कि आमाशय में कुछ मात्रा में वसा का पाचन करने का काम कौन करता है, तो क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक लाइपेज। जल्दी करो इसको। जल्दी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। अब फैट्स का ब्रोक डाउन करता है, बात एक ही है। पाचन कर दिया, ब्रोक डाउन कर दिया, डाइजेशन कर दिया, एक ही रहेगा, है ना। ठीक है, अब मेरी बात को और सुनना, ठीक है। ये तो मैंने कुछ बातें इस एंजाइम के बारे में बताई जो आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे दो तीन बातें और सुनना। एक ये बात क्लियर कर लो आप हमेशा के लिए। देखो सुनो, ये मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था आमाशय का, ये सुन लो, है ना। मैंने कहा आपसे कि HCl अम्ल, आपको ध्यान हो, ये एक प्रबल अम्ल है। अरे क्या है? प्रबल। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर HCl प्रबल अम्ल है तो क्या ये आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचा सकता है, लेकिन क्यों नहीं पहुंचाता? इसका कारण है कि जो आमाशय है इसके अंदर की तरफ, ये देख लो इधर की साइड, अंदर की तरफ एक आवरण होता है, और वो आवरण होता है म्यूसिन का आवरण। कुछ लोग म्यूसिन लिख रहे थे, वो यहां है म्यूसिन। म्यूसिन का मतलब क्या होता है? श्लेष्मा का आवरण होता है। अरे क्या होता है? श्लेष्मा। यही आवरण, श्लेष्मा का आवरण, इस आमाशय की HCl अम्ल से रक्षा करने का काम करता है। भाई प्रबल अम्ल है, इसलिए याद रख लेना। तो कभी भी याद रख लेना आपसे कि म्यूसिन ही है जो आमाशय की HCl अम्ल से रक्षा करने का काम करता है। ठीक है ना, ये बात बता दी, कभी ध्यान रखने वाली। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं आपको डायरेक्ट। किसके बारे में? आमाशय के बारे में। पहला गुण, एक बात मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि आमाशय के अंदर भोजन का माध्यम कैसा होता है, तो क्लियर याद रखना, भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय। तुम तो दिमाग में बैठा लो, एक आमाशय ही ऐसा है जहां भोजन का माध्यम अम्लीय होगा। उसके अलावा कहीं भी पूछे तुमसे भोजन का माध्यम, तो हमेशा क्षारीय होगा। दिमाग में रख लो, मुख में भी क्षारीय, छोटी आंत में भी जाके क्या होगा? क्षारीय। तो हमेशा याद रख लो कि आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होगा? अम्लीय। और वैसे भी समझ लो आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगली बात। ठीक है, अगली बात, दूसरा क्वेश्चन सोचो। अगर मैं बात करूं एग्जाम के बारे में, तो एक बात सुनना। अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आमाशय के अंदर भोजन कितने घंटे रहता है, तो आप बोलोगे 3 से 4 घंटे। अरे कितने घंटे? 3 से 4, लगभग 3 से 4 घंटे, याद रख लेना। तो कभी भी पूछा जाए कि आमाशय के अंदर भोजन कितने घंटे रहता है, तो क्या बोलोगे? 3 से 4 घंटे रहता है। तीसरी बात, अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में, मैं फिर बोल रहा हूं कि आमाशय के अंदर किस किस का पाचन होता है भोजन में, तो आमाशय में आपको देख ध्यान हो, मेनली तो किसका हुआ? प्रोटीन का, और कुछ मात्रा में किसका हुआ? वसा का। क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था क्या आमाशय में? नहीं, केवल किस किस का? प्रोटीन का और वसा का। अरे गैस्ट्रिक लाइपेज ने कुछ मात्रा में वसा का पाचन किया था कि नहीं किया था? कि अरे तुम, ये क्वेश्चन थोड़ी है भाई, तुमने डिटेल से जो पढ़ा है उसी बात को अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तुमसे कोई दिक्कत है? हर चीज को रटने की जरूरत थोड़ी है। कहां तक रटोगे मेरे दोस्तों? आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय, भोजन कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे। और आमाशय में किसका पाचन होता है भोजन में? प्रोटीन और वसा का। जबकि मुख में किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। अगली बात सुनो, चौथा पॉइंट। अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि आमाशय में भोजन को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो क्लियर याद रख लेना, कायम के रूप में परिवर्तित करते हैं। किसके अंदर? कायम। अंतर सुनो मेरी बात, अब मैंने कायम बोला है, अरे क्या, हाँ 4 से 5 घंटे लिख देते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अगर 3 से 4 घंटे एग्जैक्ट मानना है ना, 3 से 4 घंटे क्लियर याद रख लेना, क्योंकि 4 से 5 घंटे फिर छोटी आंत में रहेगा भोजन, ठीक है ना, तो 3 से 4 घंटे ही ध्यान रखना। तो आमाशय में भोजन किस रूप में रहता है, तो आप क्या बोलोगे? कायम के रूप में होता है। क्या मतलब हुआ? देखो सुनो, मुख गुहा में भोजन किस रूप में था? बोलस। अरे था कि नहीं था? ठीक है। उसके बाद भोजन आया ग्रसनी और ग्रसिका में, कोई नाम दिया कि अपन ने? नहीं, क्योंकि वहां भोजन का पाचन हुआ ही नहीं। फिर भोजन बताओ कहां गया? आमाशय के अंदर आया। अरे किसके अंदर आया? आमाशय में। और आमाशय में पाचन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और पाचन हुआ क्योंकि प्रोटीन का पाचन हो गया इसलिए। तो जैसे ही पाचन हुआ तो जो लुगदी थी वो और छोटी हो गई, और छोटी होती उसका नाम क्या पड़ गया? कायम। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आमाशय में भोजन को किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो आप बोलोगे कायम के रूप में। किसके रूप में? कायम। ठीक है। एक और सुनो, एक बात यह भी याद रख लेना कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है। कभी यह भी पूछा जाए ना, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो हमेशा याद रखना प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय में। अंतर सुनना, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन नहीं बोल रहा हूं, केवल किसकी बात कर रहा हूं? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होगा, लेकिन सर्वाधिक पाचन प्रोटीन का पूछे तो आंसर क्या दोगे? आमाशय। अरे छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत गलतियां कराएंगी, और इनका आंसर तभी दे पाओगे जब तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो हमेशा याद रख लेना, आपको 4 बातें बताई, 5 बातें बता दी। भोजन का माध्यम आमाशय में कैसा होता है? अम्लीय। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 3 से 4 घंटे। प्रोटीन और वसा का पाचन किसमें होता है? आमाशय के अंदर होता है। और कभी और भी होगा, मतलब आमाशय में किस किस का पाचन होता है? प्रोटीन का और वसा का। आमाशय में भोजन को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? कायम के रूप में। और कभी पूछा जाए प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे? आमाशय के अंदर होता है। किसके अंदर? आमाशय के अंदर। ठीक है। अगले, भोजन नहीं बोल रहा हूं, केवल क्या बोला है? प्रोटीन। एक और सुनो, लास्ट एंड फाइनल बात और बता रहा हूं इस आमाशय के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैं क्लियर कर दूं, हाल ही में कम से कम 5 या 7 सालों से जितनी भी एग्जाम लग रही हैं, उन हर एग्जाम के अंदर इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है हर बार, कहीं ना कहीं। रीट में पूछ लिया, सीटेट में पूछ लिया, रेलवे में आ गया, एसएससी में आ गया, एलडीसी में आ गया, सभी एग्जामों में आता है। और वो क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, एक शब्द सुन लो आप। आपने सुना एक एसिडिटी होती है, सबने सुना होगा एसिडिटी। क्या है मतलब? एसिडिटी का मतलब होता है कि जब आमाशय के अंदर एससीएल अम्ल, अरे कौन सा अम्ल? एससीएल अधिक स्त्रावित होता है। अधिक स्त्रावित का मतलब अधिक सिक्रेशन होता है, तो पेट में जलन होने लगती है, उसे क्या कहा जाता है? एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। ठीक है। अगली बात सुनो, दूसरा क्वेश्चन आता है कि एसिडिटी को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, तो क्लियर याद रखना, एंटीसिड का उपयोग करते हैं, जिसको एंटासिड सिरप भी बोलते हैं, आपने सुना हो तो, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। ऐसी चीज का उपयोग करोगे एसिडिटी को दूर करने में जो एसिड की उल्टी हो, और वो क्या होती है? एंटीसिड। एंटासिड एक सिरप आती है, आपने देखा हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो हमेशा याद रखना, ये वन रक्षक की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इतना सही पूछा था। एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एंटीसिड का उपयोग करते हैं। किसका? एंटीसिड का। अब एग्जाम की बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस एंटीसिड के रूप में, अब देखो एक बात तो सुनो, एंटीसिड का मतलब आप ऐसी चीज का उपयोग करोगे जो क्षारीय हो। अरे आपने सबसे सुना होगा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो न्यूट्रल या उदासीन साल्ट या लवण बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता? कैसे, मैं आपको बताऊं। अगर किसी चीज में अम्लीय गुण ज्यादा है तो समझ लो उसमें क्षार मिला दो, क्षार मिला दोगे तो अम्ल का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम मेरे दोस्तों। और अगर किसी चीज में क्षारीय गुण ज्यादा है तो उसमें अम्ल मिला दो तो क्षार का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम। तो ये हमेशा याद रख लेना कि एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटीसिड। तो एंटीसिड में किस, एससीएल ज्यादा है तो इसका मतलब एंटीसिड के रूप में ऐसी चीज का उपयोग करेंगे जो क्षारीय होंगी। और वो कौन कौन सी होंगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत पूछा गया है भाई, और जो एग्जाम देते होंगे उनको पता भी होगा, किसी ना किसी एग्जाम में उनके आया होगा।
किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और बता दूं एक और, ये नहीं मिले ऑप्शन में तो याद रखना, लोग एक ही पढ़ के छोड़ देते हैं, ये नहीं मिले तो याद रखना बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जानते हो, जिसको खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, एंटीसिड को दूर करने में इनमें से किसका उपयोग करते हैं? पहला आंसर क्या दोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या दोगे? बेकिंग सोडा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसीलिए बोला गया क्योंकि ये दूध जैसा लगता है। और कहां होता है मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा घर में बूढ़ों बड़ों को कभी जब उनको एसिडिटी होती है तो ज्यादा एसिडिटी, एक तो उपयोग करते हैं इनो का, आपने सुना होगा। तो इनो तो बेकिंग सोडा, जो इनो आता है ना उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दूं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सुना होगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। आया था पिछली साल RS प्री में आया था ये, कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, मैंने कहा इनो में बेकिंग सोडा होता है, लेकिन जब किसी को ज्यादा एसिडिटी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक दूध जैसी सिरप देता है, जिसको डॉक्टर दूध जैसी दिखती है, गुलाबी रंग की आती है और सौंफ जैसी खुशबू भी आती है। और उसके अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, याद रखना। ये MgOH का होल ट्वाइस। और ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच का मान कितना होता है? 10। SSC का पूछा गया क्वेश्चन था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच का मान कितना होता है। अगर पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच का मान कितना होता है? 10। तो जब इसका पीएच पूछ सकता है तो बेकिंग सोडा का पीएच पूछे तो इसका मान होता है 7 से 8 होता है। लगभग कितना होता है? 7 से 8 के बीच में। अब मुझे बताओ, इस बेकिंग सोडा से ये बेटर है कि नहीं है भाई? क्योंकि पीएच का मान कितना हो गया? 10। ये ज्यादा क्षारीय है तो ज्यादा रिलीफ पहुंचाएगा इसकी तुलना में। तो कभी भी पूछा जाए, ये फॉर्मूले में आगे लिखवाऊंगा केमिस्ट्री में, ध्यान रख लेना, अभी घबराना मत। अभी तो इतना याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों क्या है? एंटीसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, पीएच पूछ ले इसका 10, इसका 7 से 8। ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो उल्टा ही कर लेते हैं, बहुत से लोग तो एसिडिटी होती है तो कुछ कहता है नींबू पानी पी ले। नींबू पानी सूट करेगा क्या? नहीं। अरे वैसे भी अम्लीय है और नींबू पानी पिएगा तो और अम्लीय है, या छाछ पी ले तो भी क्या होगा? अम्लीय। तो हमेशा याद रखना, आप ऐसी चीजों का उपयोग करोगे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आज आपका आमा से कंप्लीट हुआ है। और कल मैं नेक्स्ट नई चीजों, कल नेक्स्ट बताऊंगा छोटी आंत के बारे में, क्या होती है क्या नहीं होती। अभी इतना याद रख लेना आप। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए बहुत है। ध्यान रखना, एक ज्यादातर लोग लाइव रहा करो भाई, लाइव देख पढ़ा करो ज्यादा से ज्यादा लोग। और एक मेरे कहने पे एक काम किया करो, ज्यादा से ज्यादातर लोग इसको, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो चले उसको शेयर भी किया करो भाई। ध्यान रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ तो सही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इतना तो काम मेरा आप कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ठीक है ना। तो मेरे लोगों को मेरे बारे में भी पता चले, और आप तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, लाइव ज्यादातर लोग रहो, तो काम जरूर करो मेरे कहने से, ठीक है ना।